ऐप सर्वर अंडर मेंटेनेंस बता रहा है। कब से प्रॉब्लम आ रहा है ये सर्वर अंडर मेंटेनेंस वाला प्रॉब्लम? हम्म। और जिसको प्रॉब्लम आ रहा है वो एयरटेल का सिम है क्या आपका? एक बार कंफर्म करना जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है तो। या फिर सबको ही प्रॉब्लम है? एक बार कंफर्म करना ज़रा। ये एप्लीकेशन में सबको प्रॉब्लम है क्या? सर बैच कब तक ख़त्म हो जाएगा? बैच ख़त्म हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली भाई सेकेंड वीक ऑफ मार्च। क्यों? नो सर, नो सर, नो सर। कुछ लोगों को आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है, वो एयरटेल का सिम है जिन लोगों को भी इक्का दुक्का लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया फेज़ आप बोल सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, एंड दैट इज़ गांधीयन एरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गांधीयन एरा। और गांधीयन एरा हम कब से कब तक बोलते हैं? तो 1915 1915 से लेकर 1947 1947 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम गांधीयन एरा बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पूरा जो पॉलिटिकल सीन चल रहा था इंडिया में उसमें गांधी जी वॉज दी सेंट्रल फिगर। अब कैसे सेंट्रल फिगर थे, कौन कौन से मूवमेंट इन्होंने लॉन्च किए और कैसे लीड किए, कौन से मूवमेंट इनके सक्सेसफुल रहे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, जो आने वाले हमारे अपकमिंग लेक्चर्स हैं। ठीक है, 3 लेक्चर्स होंगे, यानी कि एक ये इंक्लूडिंग दिस लेक्चर, ये आज का लेक्चर है, कल और परसों। उसके बाद जो हमारा इक्का दुक्का चीज़ें बची हैं जैसे कि भक्ति सूफी मूवमेंट और उसी में जो हम सिख गुरु करने वाले हैं, तो वो उस लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं 1915 से लेके 1915 से लेके 1923 1923 तक की जो चीज़ें हैं। कुछ हो सकता है इक्का दुक्का चीज़ें ना हो जो गांधी जी से जुड़ी नहीं होंगी, वो फिर हम अपकमिंग लेक्चर में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी का राम राम सभी लोग एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। और गांधी जी की थोड़ा बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो इनका नाम आई थिंक सभी को पता होगा, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर 1869 को होता है, 1869 को, जो कच्छ एरिया है वहाँ पर। ठीक है, जो गुजरात का कच्छ एरिया है वहाँ पर। ठीक है, और पोरबंदर में। और पुतली बाई गांधी इनकी मदर का नाम था और फादर का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, तो मोहनदास इनका एक्चुअल नाम था। और आपको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में फादर का नाम लगाते हैं बीच में, तो है ना, जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर, तो रमेश क्या है उनके फादर का नाम है सचिन तेंदुलकर के, है ना। तो वैसे ही मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म कहाँ होता है? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, अब होता क्या है कि ये अपनी लॉ की पढ़ाई करने जाते हैं कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, सॉरी इंग्लैंड में। ठीक है, और इंग्लैंड से जब ये अपना लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद तो पहली बात तो ये इंडिया में आते हैं। ठीक है, बॉम्बे में। लेकिन इनका यहाँ पर लॉ का प्रैक्टिस जम नहीं पाता है, तो फिर ये एक अपने ही क्लाइंट थे। ठीक है, उनका नाम ऐसा अब्दुल्ला करके था। तो उन्हीं के केस से, मतलब वो लोकल मर्चेंट थे साउथ अफ्रीका के, तो उन्हीं के केस से संबंधित था एक केस, और उसको लेके वो साउथ अफ्रीका गए। कब? लगभग आप ये समझ सकते हो कि 1898 के टाइम पे। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी अफ्रीका में गए थे। अफ्रीका जब मैं बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स कि साउथ अफ्रीका की हम बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट पूरा अफ्रीका है लेकिन जो कंट्री है वो आपकी साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में इनका जाना होता है, और यहाँ पे ये क्या क्या करते हैं वो हमें जानने की ज़रूरत है, बिकॉज जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, सत्याग्रह हो चाहे हंगर स्ट्राइक हो, वो सारी चीज़ें गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका में कर रखी थी। उसके बाद उन सारी चीज़ों को गांधी जी ने इंडिया में यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी जी ने यहाँ पर नेटल इंडियन कांग्रेस, ठीक है, की स्थापना करी। ये जगह पड़ती है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। तो इट वाज अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय द साउथ अफ्रीकन्स एंड द इंडियंस। जो भी एशियंस थे खासकर, और जो साउथ अफ्रीका के लोकल्स थे, उनके खिलाफ बहुत ही हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे साउथ अफ्रीका में। इतने बड़े लेवल पे था कि जैसे 9 बजे, रात 9 बजे के बाद जो एशियंस हैं वो बाहर नहीं निकल सकते। एशियंस या फिर जो
अफ्रीका के लोकल्स हैं, एक तरह से जो वाइट्स हैं वही सिर्फ निकल सकते हैं, और उनका एक पर्टिकुलर रीजन है, सिर्फ उनको वहीं पे रहना अलाउड है, वो बाकी जगह पे नहीं रह सकते हैं। फर्स्ट क्लास जो कंपार्टमेंट है ट्रेन में उसमें वो नहीं चढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसे इंसिडेंस माना जाता है जब गांधी जी ये ट्रांसवर्सल करके एक जगह है साउथ अफ्रीका में, और नेटल, इनके इसके बीच में ट्रैवल कर रहे थे, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की टिकट लेके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, लेकिन जब एक जो भी ऑफिसर आया उसने गांधी जी को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, क्योंकि एशियंस को अलाउड नहीं था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठने के लिए। तो इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उसके खिलाफ गांधी जी ने यहाँ पर अपना जो भी सत्याग्रह और जो हंगर स्ट्राइक है उसको यूज़ किया। नेटल इंडियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना करी। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकाला इन्होंने, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में ही, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हिंद स्वराज भी इन्होंने वहीं पे लिखा था ये, ठीक है। हिंद स्वराज जो है ये भी गांधी जी ने स्टार्ट किया था इन दी साउथ अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है वो भी 1903 में स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में। इंडिया में अभी तक नहीं आया गांधी जी, ये सारा कुछ हम साउथ अफ्रीका वाला ही पढ़ रहे हैं। इन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना करी थी 1904 में, और टॉलस्टॉय फार्म भी बनाया था। लियो टॉलस्टॉय से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। एक तो लियो टॉलस्टॉय और जो रस्किन बॉन्ड थे उनसे काफ़ी, जो जॉन रस्किन है, इनसे काफ़ी प्रभावित थे। और टॉलस्टॉय जो फार्म है, जब इन्होंने ये पढ़ा, ठीक है, तो उसके बाद फिनिक्स फार्म की इन्होंने स्थापना करी, ठीक है, और टॉलस्टॉय फार्म भी इन्होंने यहाँ पर बनाया। प्लस he developed the new technique of satyagraha in this farm, and it was inspired from the book Unto the Last by John Ruskin। तो जो जॉन रस्किन की किताब है Unto the Last, उससे इंस्पायर्ड था इनका जो सत्याग्रह मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया। अब गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में किन किन चीज़ों के अगेंस्ट में लड़ाई करी, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर स्लाइड में क्रिएट कर लेता हूँ सो दैट कि जितने भी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने चीज़ें करी, वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्होंने एक तो नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी। कब करी थी, तो ये ध्यान रखना, ये तो 1895 के टाइम पे करी थी। कहीं कहीं आपको 1894 भी देखने को मिल जाएगा। 1903 में इंडियन ओपिनियन लाए थे, 1904 में फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म 1910 में स्टैब्लिश किया था। और सत्याग्रह की जो इनको प्रेरणा मिली थी वो जॉन रस्किन की जो अनटू द लास्ट जो बुक है उससे मिली थी। तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या किया था, तो सबसे पहले तो सत्याग्रह अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। होता ये था सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि ये जो भी इंडियंस हैं या फिर इन जनरल जो एशियंस हैं उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काइंड ऑफ लेके चलना पड़ता था। कि जैसे आप ये इसको कंपेयर कर सकते हो आधार कार्ड टाइप से, कि आपको लेके चलना है, नहीं है आपके पास तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सत्याग्रह अगेंस्ट दी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। एक तो ये गांधी जी ने इसके अगेंस्ट किया था सत्याग्रह, जहाँ पर इन्होंने पब्लिकली, ठीक है, सर्टिफिकेट्स को जलाए थे, ऐसे सर्टिफिकेट्स को। और इन्होंने, क्योंकि था क्या कि इंडियन जो मैरिजेस थी, जो भी मैरिजेस थी जो क्रिश्चियन जो धर्म है उसके हिसाब से नहीं हो रही थी, उस रीति रिवाज से नहीं हो रही थी, उनको ये लोग यानी ब्रिटिशर्स इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी इन्होंने ये किया। प्लस इंडियन जो माइग्रेशन था, ठीक है, तो ही ऑल्सो लेड दी कैंपेन अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स, ठीक है। जो माइग्रेशन था वो अलाउड नहीं था एक जगह से दूसरी जगह में, किसको, इंडियंस को। तो उसके खिलाफ भी कैंपेन लीड किया था। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया है, कहाँ पे किया, कैंपेन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन माइग्रेशन, या फिर इंडियन मैरिजेस को जो इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा था, तो उसके खिलाफ गांधी जी ने कहाँ पर ये सारी कैंपेन किया, तो वो साउथ अफ्रीका में किया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। बाकी इनके बारे में एज सच कभी एसएससी में क्वेश्चन देखने को मिला तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो डेप्थ में तो पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर इन जनरल पूछ ले कि ये कहाँ पर किया गया, जैसे कि सत्याग्रह के अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर बाकी की चीज़ें, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना, नेटल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन, फिनिक्स फार्म और टॉलस्टॉय फार्म, प्लस हिंद स्वराज भी ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें गांधी जी के द्वारा करी गई, कहाँ पर, इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर है और ये नेटल इंडियन कांग्रेस के बारे में ये लेख लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं, ठीक है। और यहाँ से अब गांधी जी का जो एक तरह से हम बोल सकते हैं, गांधी जी ऐसा नहीं है, देखो अभी चलो मैं आपको बताता हूँ कि गांधी जी आते तो 9 जनवरी 1915 को है, 9 जनवरी 1915, जिसको कि हम NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, प्रवासी या भारतीय दिवस उसको के रूप में उसको मनाते हैं।
लेकिन डायरेक्टली ये पॉलिटिकल सीन में नहीं उतर गए थे। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली इन्होंने मूवमेंट या फिर कैंपेनिंग इस तरह से स्टार्ट कर दी थी। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। तो इन्होंने एडवाइस किया था गांधी जी को कि अब भी डायरेक्टली किसी मूवमेंट, सत्याग्रह ये सब में मत अभी पढ़िए, पहले इंडिया के बारे में जानिए, पहले 1 साल जो है पहले आप भ्रमण करिए, ठीक है, पूरा इंडिया के बारे में जानो, उसके बाद करो। और कमेंट करके बताइए गोपाल कृष्ण गोखले ने लोगों की हेल्प के लिए कौन सी सोसाइटी बनाई थी 1905 में। तो इट वॉज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने बनाई थी, और यही जिन्ना के भी गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो 9 जनवरी 1915 को आते तो हैं गांधी जी, लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिकल सीन में अगर हम बात करें कि ऐसे कैंपेन में नहीं उतर जाते हैं। इनका जो पहला पब्लिक अपीयरेंस होता है, ध्यान रखना, वो 1916 में होता है, 1916 में, जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दैट इज BHU। सबसे पहली बार इनका पब्लिक अपीयरेंस यहीं पे होता है, ठीक है, पब्लिक अपीयरेंस। देखो, कांग्रेस के पहले जो हमने पढ़ा था 1901 में सेशन हुआ था 1901 में, जहाँ पे गांधी जी ने अपनी अपीयरेंस दी थी। लेकिन पब्लिक अपीयरेंस की अगर बात पूछेगा तो BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो इनाग्रेशन था, इसको बनाया किसने था? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है, इसके फाउंडर माने जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। तो इसका जब इनाग्रेशन हो रहा था तब उसमें पार्टिसिपेशन किया था महात्मा गांधी ने। लेकिन इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किए वो 1917 में स्टार्ट किए, 1917 में शुरू किए। 1917 से लेकर 1918 के बीच में बैक टू बैक इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स किए। वो कौन से मूवमेंट्स थे? तो पहला तो चंपारण सत्याग्रह था, तो जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ठीक है। अब ये भी अगेन डिस्प्यूटेबल है, बिकॉज अभी सीजीएल मेंस में ये सवाल पूछा गया कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक कौन था, कौन सा मूवमेंट था। ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह एंड हंगर स्ट्राइक। ऑप्शन में चंपारण भी था, अहमदाबाद भी था, खेड़ा भी था, रॉलेट वाला भी था, आई थिंक ऑप्शन में शायद, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह। तो वो एक्चुअल में मेरे हिसाब से जो उसके क्वेश्चन के आंसर होंगे वो 2 आंसर होंगे, चंपारण और अहमदाबाद। कैसे, वो भी हम देखेंगे। पहले आप उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि चंपारण क्या था, क्यों था, कहाँ था, और इसमें सक्सेस मिली कि नहीं मिली, और बाकी जो हमारा अहमदाबाद और खेड़ा होता है आगे। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो चंपारण एक जगह है जो बिहार में पड़ती है। तो यहाँ पे ये था कि इंडिगो कल्टीवेशन ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। क्यों फोर्सफुल करवाया जा रहा था? और वो भी 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में करवाया जा रहा था, यानी जितनी आपके पास लैंड है उसमें एटलीस्ट 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में आपको इंडिगो कल्टीवेशन तो करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है हर किसी के लिए। इसी को 3 कठिया बोला गया। 3 कठिया मतलब 3/20। ऐसा क्यों किया ब्रिटिशर्स ने? बिकॉज 1890 यानी लेट पार्ट ऑफ 19 सेंचुरी के टाइम तक जर्मन जो डाई थी, ठीक है, जो जर्मन डाई थी वो काफ़ी मार्केट में उतर चुकी थी और काफ़ी चीप थी। जर्मन डाई जो थी वो सिंथेटिक डाई थी, ठीक है। तो वो काफ़ी, मतलब आप ये समझ लो कि फैक्ट्री वगैरह में बन रही थी, उसके लिए ऐसे कल्टीवेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो बहुत सस्ती थी। तो उसने आउट परफॉर्म कर दिया ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ से नील लेकर जाते थे वहाँ पर बेचते थे यूरोप की मार्केट में, तो उनकी बिक नहीं रही थी। तो इस वजह से उनका कॉस्ट निकल नहीं रहा था, इसलिए ज़बरदस्ती इन लोगों ने बोला कि आपको इतने पार्ट में तो इंडिगो का कल्टिवेशन करना ही पड़ेगा। इसी इंडिगो से एक और रिवोल्ट हमारा एसोसिएटेड, अगर आपको याद हो, 1859 में, 1859 में, वो कौन सा था? जो नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था। तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, यानी कि वो डिसओबे कर रहे थे किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि वो जो बोल रहे हैं वो नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो इट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट। अभी सक्सेसफुल कैसा था? ये सक्सेसफुल ऐसे था बिकॉज इसमें अभी हम देखेंगे कि एक एक्ट पास होता है, चंपारण एग्रारियन एक्ट, और उसके तहत इस तिनकठिया सिस्टम को गिव अप कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इनवाइट किसने किया था गांधी जी को, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये इनवाइट किया था, इन्विटेशन दिया था, राजकुमार शुक्ला करके एक हुए, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया कि आप चंपारण में आइए, हमारे डिमांड्स को रेज करिए, और डिमांड्स को रेज किया गांधी जी ने 1917 में, 1917 में। और चंपारण सत्याग्रह इसको हम बोलते हैं, और ये काइंड ऑफ पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जाता है गांधी जी का इन इंडिया, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ेंगे 1930 में, लेकिन कहीं ना कहीं झलक हमें देखने को मिलती है सिविल डिसोबीडियंस की, ये जो हमारा चंपारण सत्याग्रह है उसमें, ठीक है। एक सेकंड रुकना।
ठीक है। तो ये काइंड ऑफ सक्सेसफुल इवेंट था। बिल्कुल इंडिगो रिवोल्ट है 1859 का, नील दर्पण लिखी थी दीन बंधु मित्रा ने, जो कि उस पूरे जो एक प्ले था जो उस पूरे सारी चीज़ को उसमें दर्शाया गया था। ठीक है, चलो तो क्लियर है यहाँ तक। तो अब हुआ क्या कि जो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने लीड किया, ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम बोलते हैं चंपारण अग्रारियन एक्ट। ठीक है, अग्रारियन एक्ट। ये जो एक्ट पास होता है इसके तहत तिनकठिया सिस्टम को एक तो पहले हटाया जाता है। ठीक है, तिनकठिया वॉज रिमूव्ड कंप्लीटली। ठीक है, प्लस साथ ही साथ ध्यान रखना इसमें जो अबवाब होते थे, अबवाब क्या होता है, तो ये मुगल्स के टाइम पे टैक्स लगाया मतलब लगाया जाता था मुगल्स के टाइम से ही, और इसके तहत ये काइंड ऑफ सेस होता था। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे सेस एक वो तरह का टैक्स होता है जो एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो लेवी किया जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स का मतलब ये होता है कि भाई जो भी नॉर्मल टैक्स लग रहा है उसके बियॉन्ड, ठीक है, उसके बियॉन्ड जो टैक्स लगता है उसको हम अबवाब बोलते हैं, जैसे कि हाउस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, इरिगेशन टैक्स। तो नॉर्मल टैक्स के बियॉन्ड जो लगता है उसको हम इस टैक्स के नाम से जानते हैं जो कि अबवाब था। तो अबवाब को भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था। और सिर्फ ऐसा नहीं कि गांधी जी इस पूरे मूवमेंट में लीड रोल में थे और कोई था ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें। ठीक है, इसमें आपको मजहरुल हक भी देखने को मिलेंगे, जेबी कृपलानी भी देखने को मिलेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन पूछता गांधी जी के बारे में, लेकिन अगर पूछ ले कि इनमें से कौन कौन इन्वॉल्व थे कौन नहीं इन्वॉल्व थे, तो आपको पता होना चाहिए इसमें राजेंद्र प्रसाद जी का भी इन्वॉल्वमेंट था जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत का पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। पास नहीं हो पाया था लेकिन लाए थे ये नेहरू के खिलाफ। ठीक है, मज़र उल हक यहाँ दिख रहा है ना आपको, मज़र उल हक, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस दो तीन चार नाम याद रखेंगे, इतना ही काफ़ी है। ठीक, देन इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को लीड किया 1918 में। ये किसके अगेंस्ट था, तो एक्चुअल में अगर आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, राइट। तो इस टाइम तक इन्फ्लेशन बहुत आ चुकी थी मार्केट में, यानी कि मुद्रास्फीति, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हमें रूल कर रहे थे, भले जीत गए थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस भी साइड में थे, ठीक है, लाइट पावर्स जीत गए थे सेंट्रल पावर से, लेकिन फिर भी वॉर में खर्चा बहुत हुआ था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, बहुत इनको लॉस देखने को मिला था और उसका इफेक्ट डायरेक्टली इंडिया में भी देखने को मिला। अब था क्या कि जो मिल ओनर्स थे, जो मिल वर्कर्स थे, वो 50% की हाइक कर रहे थे कि भाई हमारे वेजेस में हाइक करी जाए 50% की। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन और जिस हिसाब से चीज़ों के दाम चल रहे हैं, तो 50% जो है इंक्रीज़ होना चाहिए हमारी जो सैलरी है उसमें, वेजेस में। लेकिन जो मिल ओनर्स थे वो बोल रहे थे नहीं, सिर्फ 20% का ही दे पाएंगे। गांधी जी आते हैं सीन में, अनुसुईया साराभाई जो कि एक मिल ओनर थे, उनकी सिस्टर थी अनुसुईया साराभाई। ठीक है, ठीक है। तो एक अंबालाल साराभाई करके यहाँ पर मिल ओनर थे, उन्हीं की ये सिस्टर थी अनुसुईया साराभाई, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने कि गांधी जी को इनवाइट किया था यहाँ पर अहमदाबाद में 1918 में, और ये काइंड ऑफ गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक थी। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन बना था सीजल मेंस में, एंड दैट वाज रिगार्डिंग कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह और पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी, तो एक्चुअल में आंसर दोनों होगा। क्यों, क्योंकि ये सत्याग्रह था, गांधी जी का फुल फ्लेजेड सत्याग्रह नहीं था कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था। ठीक है, सिर्फ चंपारण बिहार तक ही सीमित था। लेकिन पहला सत्याग्रह अगर पूछेगा तो वो आपका इंडिया में चंपारण सत्याग्रह ही था। और पहला मिल स्ट्राइक, पहली हंगर स्ट्राइक की अगर बात करेंगे तो दैट वॉज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, इसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा जगह पड़ती है कहाँ पर, अगेन गुजरात में जगह पड़ती है, और यहाँ पर सत्याग्रह किसके अगेंस्ट था, तो एक रूल था ब्रिटिशर्स का, एंड रूल वॉज कि अगर देखो लैंड टैक्स देना पड़ता था, जो भी पेजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, उनको लैंड टैक्स देना होता था। ठीक है,
और काइंड ऑफ कल्टीवेशन टैक्स देना होता था। और एक इनका रूल था ब्रिटिशर्स का कि अगर आपका जो नॉर्मल प्रोड्यूस आता है, निकलता है ज़मीन से, अगर उससे 1/4 से या फिर उससे कम निकलता है, ठीक है, प्रोड्यूस, तो 1 सेकंड रुकेंगे, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो खेड़ा सत्याग्रह वॉज अबाउट दी लैंड रेवेन्यू। तो जो लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था किसानों को, अगर 1/4 से कम प्रोड्यूस निकलता है तो फिर लैंड रेवेन्यू नहीं देना पड़ता था। अब हुआ क्या कि 1918 के टाइम पे यहाँ पर एकदम काइंड ऑफ ड्रॉट पड़ा, यानी अकाल पड़ गया, और उसके चलते जो प्रोड्यूस है वो बहुत ही कम हुआ। तो फार्मर्स ने डिमांड किया कि इस साल का जो रेवेन्यू असेसमेंट है उसको हटा दिया जाए, यानी कि रेवेन्यू इस बार जो हमारा माफ़ कर दिया जाए पूरा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनका ये मानना था कि नॉर्मल प्रोड्यूस निकला है और जो उनका रेवेन्यू है वो उनको देना पड़ेगा। ऐसा कोई भी जो रेवेन्यू का वेव ऑफ है वो नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर खेड़ा में गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह को लीड करते हैं इन सपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे द लैंड टैक्स ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। और ये गांधी जी का पहला नॉन कॉपरेशन बोला जाता है। जैसे कि पहला ये हमारा है पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह, ये है पहला हंगर स्ट्राइक, और ये है आपका पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है खेड़ा सत्याग्रह। ये बरदौली सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये बाद में होता है 1928 में, 1928 में। बरदौली जगह पड़ती है गुजरात में, ये भी इसी से ही एसोसिएटेड है, लैंड टैक्स से ही, जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था और 1928 में हुआ था। और इसमें गांधी जी ने नहीं बल्कि इसको सरदार पटेल जी ने लीड किया था, ठीक है, सरदार पटेल जी ने इसको लीड किया था। और सरदार का जो टाइटल है वो उनको यहीं पे मिला था बरदौली सत्याग्रह में। जो विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं बरदौली सत्याग्रह की, उन्होंने सरदार का टाइटल दिया था किसको, सरदार पटेल को, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ कि कैसे गांधी जी यहाँ पर आते हैं इंडिया में और क्या क्या चीज़ें होती। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। गए थे इंग्लैंड में, इंग्लैंड से देन साउथ अफ्रीका, देन साउथ अफ्रीका से इंडिया। उसी दिन हम एनआरआई डे या फिर प्रवासी या भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कि पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1916 में इनका सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिलता है और वो पब्लिक अपीयरेंस था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था जिसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। अगर हम मूवमेंट्स की अगर बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह बैक टू बैक उन्होंने 3 मूवमेंट को लॉन्च किया था। चंपारण 1917 में, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों 1918 में हुए थे। चंपारण सी से चंपारण और सी से सिविल डिसोबीडियंस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था गांधी जी को, तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट में था ये। तिनकठिया सिस्टम क्या था कि आपको 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में इंडिगो यानी नील की खेती करनी ही पड़ेगी। दैट वॉज मैंडेटरी, मेड मैंडेटरी। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के मिल ओनर्स जो हैं उनसे डिमांड किया जा रहा था बाई मिल वर्कर्स कि हमें 50% का हिक दो। मिल ओनर्स बोले थे नहीं 20% का देंगे, और जो एट द एंड जो सेटल डाउन होता है वो 35% पे सेटल डाउन होता है, ठीक है। और अनुसुईया सारा भाई इसमें इनवाइट करती हैं गांधी जी को, कहाँ पर, अहमदाबाद में, ठीक है। और जो तीसरा हमारा मूवमेंट हुआ दैट वाज खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह वाज अगेन रिगार्डिंग दी फेलियर, जो क्रॉप्स का फेलियर हुआ था उसकी वजह से लैंड टैक्स को वेव ऑफ करने की डिमांड थी बाई पेजेंट जो किसान थे। और जब गांधी जी यहाँ पर आए तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई आपको यहाँ पे लैंड टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिशर्स को अपनी बात मनवा के मानेंगे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ये बात मान भी गए थे कि ठीक है इस साल आपको कोई रेवेन्यू नहीं देना है, सस्पेंड कर दिया गया था रेवेन्यू असेसमेंट, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह की अगर बात करें तो 1928 में होता है, 1928 में बरदौली गुजरात में, जिसको कि सरदार पटेल जी लीड करते हैं,
ठीक है। तो गांधी जी ने बैक टू बैक यहाँ पे 3 मूवमेंट्स लीड किए, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक। अब इसके बाद कुछ होने वाला था। एक्चुअल में अगर हम देखें तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यहाँ पर ब्रिटिशर्स को पूरा सपोर्ट किया गया था बाय इंडियंस। गांधी जी ने भी पूरा फुल सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। और किस लिए किया था ये अगर आपको याद हो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका क्या क्या मानना था। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ने सपोर्ट किया था किसको? ब्रिटिशर्स को। मॉडरेट ने एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी सपोर्ट किया था, एक्सट्रीमिस्ट ने उसमें मतलब विजन में सपोर्ट किया था कि जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होगा तो ब्रिटिशर्स हमें कुछ ना कुछ देंगे, कि भाई देखो ब्रिटिशर्स इन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, तो इसलिए एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन रेवोल्यूशनरीज का ये मानना था कि भाई यही मौका है कि मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। ठीक। तो हुआ क्या अब 1918 में? तो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हो गया, ब्रिटिशर्स जीत गए। तो यहाँ पर अगेन कैरेट एंड स्टिक जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स ने वो अगेन अपनाई। जो कैरेट एंड पॉलिसी उन्होंने बंगाल पार्टीशन के बाद अपनाई थी। कैरेट का मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा दे देना कि भाई जिससे कि अपीज़ करने के लिए खुश हो जाएं, और कैरेट एंड स्टिक और छड़ी भी मारी उन्होंने। तो कैरेट था यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करें तो मॉन्टेगे केल्मसवर्थ जो रिफॉर्म्स थे वो काइंड ऑफ कैरेट था, गाजर थी कि भाई ये लो और अपीज़ करने के लिए। और ये भी कोई बहुत जो डिमांड्स थी वो पूरी तरह से यहाँ पर नहीं मीट करी गई थी, नहीं मानी गई थी। इस पर्टिकुलर जो एक्ट आया था जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 बोलते हैं, और मॉन्टेगे केल्मसवर्थ रिफॉर्म्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये उस समय सेक्रेटरी था और केल्मसवर्थ जो है वॉइस रॉय था। ठीक। अब इसने क्या क्या किया था, इस एक्ट में क्या क्या आया था वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो हमारी एक्ट वाली क्लास है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड का मतलब है कि जो 1909 का यानी कि जो मॉरले मिंटो रिफॉर्म था उसने सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था। अब इसने एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस उन सब को भी एक्सटेंड कर दिया। प्रोविंसेस में डायरकी लेके आया। डायरकी का मतलब होता है द्वैत शासन, प्रोविंसेस में लेके आया। दैट मीन्स ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। रिजर्व्ड वैसे तो लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट और ये प्रोविंशियल लिस्ट करके, और रेजिडुअरी लिस्ट, लेकिन प्रोविंशियल लिस्ट को भी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी 2 सब्जेक्ट्स में 2 कैटेगरीज में बाइफर्केट किया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। ठीक है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जैसे कि लैंड रेवेन्यू, याद है आपको, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है। लैंड रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया। ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम ट्रांसफर्ड में बात करेंगे तो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंस हो, लैंड रेवेन्यू हो, पुलिस हो, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में रखी। वैसे आपके एसएससी एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन अगर बाकी के एग्जाम जैसे पीसीएस या फिर यूपीएससी में कभी कभी पूछ लेता है ये चीज़ कि रिजर्व को कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, ट्रांसफर को कौन एडमिनिस्टर कर रहा था, तो दोनों को ही गवर्नर एडमिनिस्टर कर रहा था। रिजर्व सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर कर रहा था थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स जो कि आंसरेबल नहीं थे लेजिस्लेचर को, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो है गवर्नर मेंटेन कर रहा था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था उसके अंडर, मतलब उसके सहारे उसको मैनेज कर रहा था, और वो जो मिनिस्टर्स थे वो पूरी तरह से आंसरेबल थे किसको? काउंसिल को। अब ये है डायरकेट प्रोविंसेस, जिसको कि किस एक्ट ने रिमूव किया था? विच एक्ट रिमूव द डायरकेट प्रोविंसेस, और उसने सेंटर में डायरकी ले आया था, प्रोविंसेस से डायरकी हटा के उस प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी। तो इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, 1935 का जो अधिनियम था उसने प्रोविंसेस से डायरकी हटा के वहाँ पर ऑटोनॉमी दे दी थी और सेंटर में डायरकी लाया था। इसने बाई कैमरल लेजिस्लेचर ने कि द्विसदनीय विधानमंडल लाया कहाँ पर? सेंटर में। क्लियर है। और यही बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रोविंसेस में लेके आता है जो 1935 का एक्ट था। ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। रिजर्व, ट्रांसफर्ड और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल सब कुछ। ठीक। तो मॉन्टेगे केल्मसवर्थ रिफॉर्म्स हमने देख ली। अब बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह की। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था ये? तो एक्चुअल में रॉलेट सत्याग्रह था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक किया गया मास लेवल का पहला सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह तो चंपारण था, लेकिन मास लेवल का अगर सत्याग्रह की बात करेंगे तो रॉलेट सत्याग्रह था। क्यों किया गया था? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट पास किया था, उसको हम बोलते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में, 1915 में। इसका काम यह था कि जो भी फॉरेनर्स या फिर कोई भी इंडिया में आ रहा है,
ठीक है, फॉरेनर हो सकता है, फिर कोई भी जो इस तरह की हरकत कर रहा है जिससे कि यहाँ के लोगों को इंसाइट कर रहा है वो, तो उसको तुरंत एक तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा भाई फॉरेन में ही जहाँ से वो आया है। प्लस मेन इस एक्ट को लाने का पर्पज़ था, अगर आपको याद हो, गदर मूवमेंट भी गदर जो आपका मूवमेंट है वो 1913 में स्टार्ट हुआ था, गदर पार्टी का गठन होता है। तो उसी टाइम में डिफेंस ऑफ इंडिया भी लाया गया था कि वॉर टाइम में एक तरह से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्टेल करने के लिए। क्यों कर्टेल करने के लिए? बिकॉज उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, एक तो वैसे ही बाहर उनको युद्ध झेलना पड़ रहा था, तो वो यहाँ से डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, इसलिए वो एक टेम्पररी एक्ट लाए, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, कि अगर कोई भी इस तरह से सिडिशियस चीज़ें करता पाया गया, कॉन्स्पिरेसी करता पाया गया एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो उसके खिलाफ जो है तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जब वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद इसी को रिप्लेस करके इसी का एक बड़ा भाई हम बोल सकते हैं या फिर परमानेंट एक्ट लाया गया जिसको हम बोलते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। अब ये एक ब्रिटिश जज था जिसका नाम था सिडनी रॉलेट, उसने सजेस्ट किया था इसको, तो इसलिए इसको हम रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें था क्या? तो इसमें था ये कि एक्टिविस्ट शुड बी इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी कि कोई भी अगर इस तरह से सीरियस एक्टिविटी करता पाया जाए या फिर कंस्पिरेसी करता पाया गया ब्रिटिशर्स खिलाफ, तो उसको बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के सीधा जेल में डाला जाएगा। कोई ट्रायल नहीं चलेगा, सीधा जेल में होगा 2 साल का विदाउट एनी ट्रायल। ठीक है, इसी को बोला गया रॉलेट एक्ट, और इसके खिलाफ गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया रॉलेट सत्याग्रह, और गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक एक्ट भी बोला। और इसके रिस्पॉन्स में जैसे फॉर एग्जांपल जिन्ना हो गए, ठीक है, मदन मोहन मालवीय हो गए, ठीक है, मजहरुल हक हो गए, इन सब ने रिजाइन दे दिया। ठीक है, दे ऑल रिजाइंड। किसके प्रोटेस्ट में? इस एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के प्रोटेस्ट में। 6 अप्रैल को सत्याग्रह लॉन्च होता है, 6 अप्रैल 1919 को। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हो जाती है। इस अरेस्ट का प्रोटेस्ट किया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, और चीज़ें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। लेकिन 13 अप्रैल का दिन आता है 1919 को, और ये बैसाखी का दिन था। लोग अमृतसर, ठीक है, में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। तकरीबन 20,000 लोगों की ये भीड़ थी, 20,000। अब उसमें से ज़्यादातर लोग तो बैसाखी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर एक्टिविस्ट भी थे, बहुत ही कम मात्रा में। अब कितने थे कितने नहीं वो तो डिबेटेबल है, बट पूछेगा भी नहीं आपसे। लेकिन 20,000 में मोस्टली तो बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी की जो अरेस्ट होती है, ये कौन थे, क्यों अरेस्ट होती है? क्योंकि सत्याग्रह में इन्होंने इंसाइटफुल स्पीचेस दी थी, ऐसा ब्रिटिशर्स का कहना है, जिससे कि लोग भड़के हैं और जिसकी वजह से ये मूवमेंट आग पकड़ा है, रॉलेट जो सत्याग्रह है वो। ठीक है, अब हुआ क्या, गांधी जी ने, अगर आपको याद हो तो होम रूल लीग बनी थी। पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, 2 बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने बनाई थी 2 होम रूल लीग। तो होम रूल लीग जो है, इसी के ही मेंबर्स को गांधी जी ने लिया और एक सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया। सत्याग्रह सभा को ऑर्गेनाइज किया किसके अगेंस्ट में? ये गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया जो रॉलेट सत्याग्रह है उसके लिए, सत्याग्रह सभा को। कब ऑर्गेनाइज किया गया था इसको? फरवरी 1919 में। आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए इवेंट्स की, बिकॉज वो क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस पूछता है। 2 3 4 1 आपने इस तरह क्वेश्चन देखे होंगे ना, 4 3 2 1 इस तरह के। तो वो क्रोनोलॉजी के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा इवेंट कब हुआ, खासकर जब ईयर सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सत्याग्रह सभा को कब बनाया गया? फेब 1919 में, लेकिन जलियांवाला बाग कब हुआ? अप्रैल 1919 में, तो यानी कि बाद में हुआ। तो क्रोनोलॉजी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो सत्याग्रह सभा कैसे बनाते हैं गांधी जी? जो होम रूल लीग के जो यंगर एक तरह से मेंबर्स हैं उनको लेके सत्याग्रह सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, अब होता यह है कि यहाँ पे जो ब्रिगेडियर जनरल था ब्रिटिश आर्मी का, जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर कौन था? जनरल रेगिनाल्ड डायर। माइकल ओ डायर नहीं है, ये जनरल रेगिनाल्ड डायर है। तो उसने लोगों पर फायर करने का आदेश दे दिया, और जो ओनली एग्जिट पॉइंट था जलियांवाला बाग में उसको बंद करवा दिया, जहां से लोग बाहर निकल सकते थे। और ये माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे, कितने सारे, तो ये डेटा अगेन डिबेटेबल है। ब्रिटिशर्स का कहना था उस टाइम पे कि भाई 379 लोग की सिर्फ डेथ हुई है, और 1100 यानी तकरीबन 1100 लोग जो हैं यहाँ पर
वुंडेड हैं, यानी कि इनको गोली लगी, घायल हैं। लेकिन कांग्रेस का जो आंकड़ा बोलता है वो ये है, जो कांग्रेस ने बोला था कि जो 1000 लोग हैं लगभग, इन लोगों की हत्या करी गई है। 1000 आर किल्ड एंड 1500 आर वुंडेड, इतने लोग घायल हैं। लेकिन ये बात तो फॉर श्योर पक्की है कि 500 से तो ज़्यादा लोग की यहाँ पर डेथ हुई थी। एंड दिस पर्टिकुलर इवेंट स्टन्ड एवरीवन, ठीक है, इन इंडिया। और इसी के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपनी नाइटहुड की टाइटल है, नाइटहुड की जो उपाधि है, वो वापस कर दी। गांधी जी ने अपना कैसरे हिंद का जो टाइटल है, जो इनको मिला था बाय ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग बोर वॉर्स, ठीक है, तो गांधी जी ने बोर वॉर्स लड़े थे साउथ अफ्रीका की तरफ से, उन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, मतलब कि फ्रंट फुट पे आके ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था गांधी जी ने। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में, जिसके लिए इनको ये टाइटल मिला था और ये गांधी जी ने वापस कर दिया। आगे चल के हम देखते हैं कि यही माइकल ओ डायर की हत्या करते हैं कौन? उधम सिंह, जिनका एक्चुअल नाम था राम, मतलब उधम सिंह, जो ये नाम रख के गए थे लंदन में, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, ठीक है। इन पे मूवी भी बनी थी जो विकी कौशल ने लीड रोल उसमें प्ले किया था, आपने हो सकता है देखा उसको। बट ये ध्यान ये चीज़ रखना है कि भाई ये वो माइकल ओ डायर नहीं है। मैंने आपको बताया था ये था रेगिनाल्ड डायर, ठीक है। ये रेगिनाल्ड डायर था जिसकी हत्या करी थी किसने? सॉरी, ये रेगिनाल्ड डायर है जिसने की फायर करने के आदेश दिए थे। लेकिन उधम सिंह जी ने किसकी हत्या करी? माइकल ओ डायर की। क्यों? ये दोनों डायर अलग हैं, तो माइकल ओ डायर की हत्या क्यों करी? क्या कंफ्यूज हो गया क्या रेगिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर में? तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हुए थे। एक्चुअल में रेगिनाल्ड डायर तब तक मर चुका था जब तक वो लंदन गए थे। तो फिर माइकल ओ डायर भी लाइक मुझे क्यों बोला तो इसलिए क्योंकि माइकल ओ डायर जो था वो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, और इसने रेगिनाल्ड डायर की इस करतूत का प्रशंसा की थी कि भाई रेगिनाल्ड डायर ने बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए माइकल ओ डायर की हत्या करी थी उधम सिंह ने। लेकिन जलियांवाला बाग मैसेकर जो 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसमें उसमें जो एक्चुअल में जो दोषी था बंदा, वो था रेगिनाल्ड डायर। अब होता क्या है इसके बाद? तो होता यह है कि एक, ठीक है, ठीक है शुभम, एक फ्रेश पीडीएफ भी दे देंगे, हाँ। तो होता यह है कि एक हंटर कमीशन, एक कमीशन का गठन किया जाता है, हंटर कमीशन जिसका नाम है, इसके एक कमीशन का गठन किया जाता है ये देखने के लिए कि भाई कौन सच में इसके लिए जो रेगिनाल्ड डायर है वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं है इसके लिए। इस कमीशन में 3 लोग इंडिया से थे, 3 इंडियंस थे फिर हम बोल सकते हैं। नाम आपसे पूछता नहीं है, अगर आप पीसीएस वगैरह यूपीएससी के कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं इनका नाम, मैं बता देता हूँ। लेकिन एसएससी में तो बहुत ही रेयर चांस है कि पूछे, तो वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। हीरालाल सेतलवाद, ठीक है, इन शॉर्ट में लिख देता हूँ हीरालाल, पूरा नाम है हीरालाल सेतलवाद। और एक है जगत नारायण, ठीक है, जगत नारायण, और सुल्तान अहमद खान, ठीक है, सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 लोग जो थे वो इंडियंस थे। हंटर कमीशन की जब रिपोर्ट आती, एक हंटर कमीशन जो था वो रिपन के टाइम पे बनता है, अगर आपको याद हो, वो एजुकेशन से एसोसिएटेड है। ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर जो आयोग बनाया जाता है, हंटर आयोग। तो हीरालाल सेतलवाद, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान, ऐसा नहीं 3 लोग थे हंटर कमीशन में, बोल रहा हूँ 3 इंडियंस थे, बाकी सब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। लेकिन रेगिनाल्ड डायर को कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही एक इंडेमनिटी एक्ट पास कर लेते हैं ब्रिटिशर्स अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए। उन ऑफिसर्स को बचाने के लिए जो ब्रिटिशर्स की जो डिफरेंट कॉलोनीज़ हैं, जैसे आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, तो और अफ्रीकन नेशंस इनकी कॉलोनीज़ थी ब्रिटिशर्स की। तो अगर कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर इस तरह की हरकत करता है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इन लोगों ने पहले ही इस एक्ट को पास कर लिया तुरंत। और यहाँ तक कि एक मॉर्निंग पोस्ट करके, ठीक है, अखबार है, उसने फंड कलेक्शन किया डायर के लिए, फंड कलेक्शन की। भाई जैसे नहीं कि भाई इसके सांत्वना में जैसे कोई इवेंट हो जाए, मान लो कोई भी हमारे भारत में, मान लो कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके लिए फ़ंड इकट्ठा किए गए कि उन लोगों की हेल्प करेंगे जो उसमें हमारे विक्टिम्स थे, है ना। तो वैसा टाइप यहाँ पर मॉर्निंग पोस्ट करके जो न्यूज़पेपर था, उसने यहाँ पर फंड कलेक्शन स्टार्ट किया डायर के लिए, रेगिनाल्ड डायर के लिए, आप समझ सकते हैं कहाँ पर, ब्रिटेन में। और जो रुडयार्ड किपलिंग था, जिसकी आपने पढ़ी होंगी इंग्लिश में, जो पोएम्स वगैरह होती हैं रुडयार्ड किपलिंग की, इस बंदे ने भी इसमें फंड दिया था। ये एक ब्रिटिश इंडियन था, इसका जन्म इंडिया में हुआ था, मुंबई में हुआ था रुडयार्ड किपलिंग का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मॉर्निंग पोस्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और कौन सा कमीशन बना था, हंटर कमीशन। इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब खिलाफत हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले कुछ रीजनल लेवल पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, वो थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। रीजनल लेवल पे क्या, एक बंदा था, एक
गुरुद्वारे में जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, तो गोल्डन टेम्पल का एक क्लर्जी था, क्लर्जी उसका नाम था अरूर सिंह। ठीक है, इस अरूर सिंह ने क्या किया, इस अरूर सिंह ने ये डायर को सिख की उपाधि दे डाली थी। इसी की वजह से हम देखते हैं कि बाद में गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी लॉन्च होता है। ठीक है, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी लॉन्च होता है। कब ये लॉन्च होता है, जब अरूर सिंह ने डायर को, रेगिनाल्ड डायर को, जिसने कि ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल था, उसने रेगिनाल्ड डायर को सिख की उपाधि दे डाली थी। तो इसलिए फिर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। मॉर्निंग पोस्ट रिपीट नहीं थी पटेल। तो भाई मॉर्निंग पोस्ट ने फंड कलेक्शन किया था डायर के लिए। जब हंटर आयोग बैठा था तो जो मॉर्निंग पोस्ट है जो अखबार, तो उसने डायर के लिए कलेक्शन किया था कि भाई जिसको फंड में पैसा देना हो तो वो दे सकता है। किसकी हेल्प के लिए, रेगिनाल्ड डायर की हेल्प के लिए। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर ने फंड कलेक्शन किया था और उसमें एक रुडयार्ड किपलिंग करके भी थे, जिनके बारे में आपने नाम पहले ही सुना होगा, इनकी पोएम्स वगैरह हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने भी उस पर्टिकुलर फंड में अपना योगदान दिया था। ठीक है, अरूर सिंह की अगर बात करें तो क्लर्जी था ये गोल्डन टेम्पल में, और इसने डायर को सिख की उपाधि दे डाली थी। ठीक है, क्लर्जी इन गोल्डन टेम्पल, और जिसकी वजह से यहाँ पर गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होता है 1920 के टाइम पे। अब आते हैं खिलाफत आंदोलन पे। खिलाफत आंदोलन किसके बारे में था, क्यों था? तो जैसे अभी हमने देखा सारी चीज़ें अभी वर्ल्ड वॉर 1 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं, तो ये भी जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो मैंने आपको बताया था एलाइड पावर्स थी एक तरफ और एक तरफ सेंट्रल पावर्स थी। एलाइड पावर में जैसे हमने देखा था ब्रिटेन था, सेंट्रल पावर में था एक था टर्की। ठीक है, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब एक साइड थे। टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सब एक साइड थे। और यहाँ पे ब्रिटेन था, यूएसए था, जापान था, ये सब एक साइड थे। तो ये वाली साइड जीत गई, और जब जीत गई तो इन्होंने क्या किया, टर्की में पूरा कंट्रोल अपना स्थापित कर लिया। जो अभी तुर्की हो गया है, पहले टर्की था, तो इसमें अपना पूरा क्या कर लिया, अपना रूल स्थापित कर लिया ब्रिटिशर्स ने। और यहाँ पे जो खलीफा बैठते थे, जो हर जगह के मुस्लिम, जिनका इन खलीफा का कंट्रोल था, जो मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में जो रिलीजियस साइट होती मक्का मदीना, उन सबका कंट्रोल इन खलीफा के पास था। खलीफा खुद ही अपना कंट्रोल खो बैठे, यानी कि खलीफा को हटा दिया ब्रिटिशर्स ने। इस वजह से मुस्लिम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको ये अब डर सताने लगा कि भाई हमारी जो रिलीजियस साइट्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में कहीं ना कहीं चली जाएंगी। तो फिर हम जो रिलीजियस जो गैदरिंग करते हैं, या फिर जो है ना, जो हमारा जैसे अभी हिंदू धर्म में से कुंभ चल रहा है, कुंभ यात्रा, तो ऐसे इस्लाम धर्म में भी होता है, तो वो सब अब नहीं हो पाएगा, हज यात्रा वगैरह। तो इसके चलते हर जगह प्रोटेस्ट हुआ, और इंडिया में जो हुआ उसको हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। इसको शुरू किया जाता है बाई खिलाफत कमेटी। ठीक है, और अली ब्रदर्स इसके मेन लीडर थे, मौलाना अली और शौकत अली। लेकिन और भी इसमें लीडर्स थे, उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हसरत मोहानी वही थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने ही लिखा था, जो कि एक स्लोगन बन गया था, जिसको कि पॉपुलराइज किया था भगत सिंह जी ने, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, तो ये हसरत मोहानी ने दिया था टर्म, लेकिन यूज़ किया, पॉपुलराइज किया था इसको भगत सिंह ने। हसरत मोहानी के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये भी इसमें इन्वॉल्व थे, किसमें, खिलाफत आंदोलन में। तो ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1919 में, दिल्ली में होती है। गांधी जी इसको हेड करते हैं। गांधी जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस, या फिर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। अब बात ये आती है गांधी जी इसमें क्यों बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, जबकि इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। खिलाफत आंदोलन का कुछ भी इंडिया से लेना देना नहीं था। मैंने आपको बताया टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर उस समय एग्जिस्ट करता था, तो उस ऑटोमन एम्पायर में जो रिलीजियस हेड थे,
खलीफा जिनको मुस्लिम्स बोलते थे, तो उनको हटा दिया गया था। तो उनका जो कंट्रोल था रिलीजियस प्लेसेस से वो जा चुका था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स मतलब हर जगह ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे इंडिया में जो हुआ उसको हम बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। मौलाना अली और शौकत अली इन्होंने ये लीडर्स थे, लेकिन हजरत मोहनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी इसमें इन्वॉल्व थे। गांधी जी इसलिए फ्रंट मतलब इसमें लीड कर रहे थे बिकॉज अभी रिसेंट में ही आपको पता है क्या हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है अप्रैल 1919 में। तो गांधी जी चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ मुस्लिम्स के साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता का वो बिठा के और एक ऑल इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाए। बाल गंगाधर जो तिलक थे वो इनके खिलाफ थे गांधी जी के। उनका यह मानना था कि हम क्यों जो मुस्लिम्स का उनका पर्सनल मैटर उसमें दखलंदाजी करें, क्यों उनके जो पर्सनल मैटर है, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स भी अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको वो ये लगे कि भाई आपकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो तिलक जी का मानना था कि हमें खिलाफत आंदोलन को अलग छोड़ देना चाहिए अगर हमें नॉन कॉपरेशन, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च होता है गांधी जी के द्वारा। तो तिलक जी का मानना था कि भाई हम उसको अलग रखें, खिलाफत आंदोलन से इसको मर्ज ना करें। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन को वॉज अपोज्ड बाय द कांग्रेस एंड बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अपोज किया और तिलक जी की डेथ हो जाती है अगस्त 1920 में। 1920 में कलकत्ता सेशन होता है अप्रूव्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द स्पेशल सेशन। ये कांग्रेस का रेगुलर सेशन नहीं था, ये एक स्पेशल सत्र था, स्पेशल सेशन था जो बुलाया गया था, रेगुलर सेशन नहीं था। रेगुलर सेशन जो अगला हुआ था वो नागपुर का था, नागपुर का सेशन, जहाँ पर इसको एंडोर्स किया गया था। किसको? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंडोर्स किया गया था। आपको लग रहा होगा ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ से जन्म ले गया ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो एक्चुअल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है 1920 में, असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, कि हम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग नहीं करेंगे। यानी कि जैसे कि आप वहाँ पर देखिए, जो हम लोगों ने जब बंगाल पार्टीशन हुआ था तो हमने स्वदेशी बॉयकॉट ये सब पढ़ा था। तो काइंड ऑफ वही है कि ना तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ना तो हम ब्रिटिशर्स की कही गई जो चीज़ें हैं उसके साथ हम कॉपरेट करेंगे। हम अपनी चीज़ें खुद की सेटअप करेंगे और हम काउंसिल्स वगैरह इन सब में लड़े, मतलब जो चुनाव वगैरह नहीं लड़ेंगे। यानी कि हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स से। तो जो इनका जो मशीनरी है वो अपने आप जो फेल हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। ठीक है, तो इस एनसीएम को एंडोर्स किया गया। देखो, लॉन्च तो एक तो अप्रूव तो किया गया 1920 में, लेकिन एंडोर्स किया गया नागपुर के सेशन, जो ये रेगुलर सेशन होता है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अप्रूव किया गया, ये स्पेशल सेशन था, इसीलिए इसको बुलाया गया था सो दैट जल्दी से एनसीएम को अप्रूव कर दे कांग्रेस। लेकिन एंडोर्स यानी पूरी तरह से सहमति मिली थी नागपुर के सेशन में। नागपुर का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिकॉज कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया था। एक 15 सदस्यीय समिति थी जिसको कांग्रेस ने बनाया था, और इन फ्यूचर अब आगे यही कमेटी लीड करने वाली थी कांग्रेस को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक ऐसे समझ सकते हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट बना दी गई है, यानी एक कोर बना दी गई, कोर कमेटी बना दी गई कांग्रेस की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये 15 मेंबर की कमेटी लीड करेगी अब कांग्रेस को। ठीक है, प्लस साथ ही साथ यहां पर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का भी गठन करने का अनाउंसमेंट हो गया था कि प्रोविंशियल लेवल पे भी कांग्रेस की समितियों का गठन किया जाएगा। कांग्रेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फॉर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल। यानी कि जो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी, शांतिपूर्वक तरीके से चीज़ें हो रही थी, वो अब अगर हम देखें तो और ज़्यादा अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। यानी कि लेजिटिमेट तरीके से, यानी कि एकदम पीसफुल तरीके से जो है स्वराज अटेन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल को अडॉप्ट कर लिया था। यानी कि अब पीसफुल से, यानी कि अब जो थोड़ा बहुत ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे उसको हटा के एकदम पीसफुल तरीके से सारी चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जिन्ना ने, एनी बेसेंट ने, बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, यहाँ पर ध्यान रखना, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बनाया। ठीक है, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। ठीक है, इसका गठन कौन करते हैं? इसका गठन करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका गठन करते हैं इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का। और यहाँ से अब कांग्रेस जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल की तरफ आगे बढ़ती है और ये लोग रिजाइन कर देते हैं, जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब यहाँ पे मूवमेंट जो है स्प्रेड होता है। मूवमेंट स्प्रेड यहाँ पर लोकल लेवल पे भी होता है, जैसे कि हमें एका मूवमेंट देखने को मिलता है 1921 में, 1921 में, जिसको लीड करते हैं मदारी पासी। ठीक है,
मदारी पासी। मप्पिला रिवोल्ट होता है जिसको हम मालाबार रिवोल्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पड़ता है मालाबार, जो कोस्ट है, मालाबार तट है, हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में इसके बारे में, मालाबार कोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो मुस्लिम्स थे और जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे। तो एक्चुअल में पहले तो यहाँ पर ज़मींदार के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ, तो कांग्रेस ने इसको सपोर्ट किया, कांग्रेस ने इनिशियली सपोर्ट दिखाया यहाँ पर। लेकिन जब वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया तो सपोर्ट को विदड्रॉ कर लिया गया। क्यों विदड्रॉ कर लिया गया? क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत के साथ मर्ज कर रखा था, मिला रखा था। क्यों मर्ज कर रखा था? क्योंकि खिलाफत आंदोलन मुस्लिम्स पूरे थे, मुस्लिम अपने वो हक के लिए लड़ रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो यहाँ से गांधी जी ने सोचा था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बिठा के देन ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पर बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे। लेकिन यहाँ मालाबार में हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने लगा, तो इसलिए उन्होंने इसको वापस ले लिया, मतलब सॉरी, अपना जो सपोर्ट है, हाँ, इनिशियली जो सपोर्ट दिया था उसको वापस ले लिया। और एका मूवमेंट तो मैंने आपको बताया, ये एका जो जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, बहराइच के पास में, तो वहाँ पर ये एक ट्राइबल, एक तरह बोल सकते हैं ट्राइबल मूवमेंट था ये, ठीक है। तो इसको भी कांग्रेस ने इनिशियली सपोर्ट किया। प्लस एक अवध किसान मूवमेंट हुआ, ये भी ध्यान रखना, ये भी एक पेजेंट का मूवमेंट था, ठीक है, अवध किसान मूवमेंट। और बाकी जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिख एजिटेशन फॉर रिमूवल ऑफ करप्ट महंस, वो तो मैंने बताया आपको कि क्यों हुआ वो। जैसे कुछ इस तरह के क्लर्जी बैठे हुए थे गोल्डन टेम्पल में जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे। जैसे अरूर सिंह के बारे में हमने देखा कि उसने सिख का टाइटल दे दिया जनरल डायर को, जिसने इतने लोगों की हत्या करवाई, लगभग 500 से भी ज़्यादा लोग की डेथ करवाई उसने, और उसको सिख का टाइटल दे दिया था, ठीक है। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, यहाँ पर ये स्प्रेड होता है। कैसे स्प्रेड होता है? एक तो जो स्कूल्स हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब जो है बनाए जाते हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया, आपने नाम सुना होगा, है ना, जो अलीगढ़ में है, उसको बनाया जाता है, जामिया मिलिया को। और काशी विद्यापीठ को, ठीक है, काशी विद्यापीठ बनाए जाते हैं। काशी का बनाया जाता है, एक बिहार विद्यापीठ बनाया जाता है, एक गुजरात विद्यापीठ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे नेशनल लेवल पे स्कूल और कॉलेजेस को स्टैब्लिश किया जा रहा था। लॉयर्स थे जो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर दी थी, ठीक है, लॉयर्स यानी जो वकील थे, दे गेव अप देयर प्रैक्टिस, यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं करना है, कोऑपरेट नहीं करना है, ठीक है, गेव अप देयर प्रैक्टिस, ठीक है, गेव देयर प्रैक्टिस। प्लस जो फॉरेन जो क्लोथ्स हैं उनको जलाया गया, ठीक है, फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड। स्वराज फंड, ठीक है, तिलक जी की डेथ हुई थी तो उनके रिमेम्बरेंस में एक स्वराज फंड बनाया गया था, ठीक है, स्वराज फंड, जिसको कि तिलक स्वराज फंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें लगभग आप ये मानो कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए जो है कलेक्ट कर लिए गए थे, ठीक है। इसके थ्रू 1 करोड़ रुपीज़ वर कलेक्टेड, क्योंकि डेथ हो गई थी, हमें पता है, बाल गंगाधर तिलक जी की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तिलक स्वराज फंड इन रिमेम्बरेंस ऑफ बाल गंगाधर तिलक, 1921 में तिलक जी की डेथ हुई थी अगस्त 1920 में, ठीक है। और क्या हुआ था, जैसे कि सब लोगों ने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। जैसे लॉयर्स ने तो अपनी प्रैक्टिस गिव अप करना शुरू कर दिया था, लेकिन अली ब्रदर्स ने बोला कि भाई जितने भी आर्मी में सर्व कर रहे हैं मुस्लिम्स, वो छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आर्मी को सर्व करना, ब्रिटिश आर्मी को, ये अनरिलीजियस है, यानी कि आपके धर्म के खिलाफ है, क्योंकि खलीफा को हटा दिया गया था इसलिए, ठीक है। और बस इसके बाद होता ये है कि 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं पे डेट 4 फरवरी भी लिखी हुई है, लेकिन ऐसा क्लोज ऑप्शंस आपसे नहीं पूछेगा 4 या फिर 5, तो दोनों डेट्स याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले वाला जो लेक्चर था तो उसमें मैंने आपको ये जो क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग है उसका गठन का ये डेट बताया था मैंने, 31 दिसंबर है 1905, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ये जो ईयर है वो 1906 लिखा हुआ है। ये जो स्पेक्ट्रम की किताब है उसमें ये लिखा हुआ है, बाकी जगहों में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो नोट्स में मैंने आपको यही लिखवा दिया है, आई थिंक 1906 ही आपको मिला होगा नोट्स में, तो यही याद रखेंगे, बिकॉज ज़्यादातर जो जगह हैं वहाँ पर 1906 ही दिया गया है। वैसे अभी तक तो देखो मैंने आपको बोला है कि अगर पूछेगा कि कब बनी 1905 1906 में, तो आप 1906 ही टिक करेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि 1906 पूछता है, लेकिन ऐसे अभी स्पेसिफिकली एसएससी में कभी क्वेश्चन बना नहीं ये एकदम डेट और मंथ जो लिखा हो। तो आप अगर पूछा जाता भी है स्पेसिफिक डेट और मंथ, तो आप 1906 ही टिक करना फिर,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जगहों में सोर्सेज में 1906 है। इसी स्पेक्ट्रम में अगर आप देखोगे तो 5th फेब लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जगहों में 4th फेब लिखा हुआ है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। अब यहाँ तो पूरा 1 साल का गैप है, तो इसलिए आपको क्लियर होना पड़ेगा, तो 1906 याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं। तो ये चौरी चौरा इंसिडेंट है क्या? तो गोरखपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है चौरी चौरा। यहाँ पे जो भीड़ है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उसकी एक भीड़ है, उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्यों आग लगा दी? क्योंकि पुलिस स्टेशन के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों ने जो भीड़ जा रही थी उनमें से किसी पे लाठीचार्ज कर दिया था। तो भीड़ भड़क गई, पुलिस थाने पे आग लगा दी, और उसके अंदर जो पुलिस वाले थे वो जल के मर गए। लगभग 22 पुलिसमैन जो बाहर निकलने की कोशिश कर भी रहे थे उनको उठा के अंदर ही फेंक दिया गया। तो 22 पुलिसमैन डाइड ड्यू टू अ लोकल प्रोटेस्ट, और इसकी वजह से गांधी जी ने इसको विदड्रॉ कर लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, असहयोग आंदोलन को। और गांधी जी को जो है जेल यहाँ पर जाना पड़ा। क्यों जेल जाना पड़ा? बिकॉज गांधी जी का मानना था कि लोग अभी एक्चुअल मतलब समझे ही नहीं हैं किसका, नॉन वायलेंस का। तो मार्च 1922 में गांधी जी को जेल हो जाती है 6 साल की, लेकिन गांधी जी 2 साल में ही बाहर निकल आते हैं। तो 6 साल की जेल होती है गांधी जी को, लेकिन 2 साल में बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इस वजह से गांधी जी का ये मानना था कि जो भी एक तरह से ये सारी घटना हुई है उसके लिए मैं खुद एक तरह से इसकी क्या करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और उनको यहाँ पर जेल होती है और इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया जाता है। इसके खिलाफ थे कौन? नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब खिलाफ थे इसके। गांधी जी ने विदड्रॉ किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर ये चलता रहता तो स्वराज हमें मिल जाता। और ये गांधी जी ने भी बात बोली थी कि अगर ये हम ढंग से कर ले गए, ठीक है, तो 1 साल में हम स्वराज पा सकते हैं। लेकिन गांधी जी ने इसको विदड्रॉ कर लिया। अब क्यों विदड्रॉ कर लिया, उसके पीछे भी रीजंस दिए जाते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट एक लंबे टाइम तक एक हाई पिच पे सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग भी धीरे धीरे फिज आउट, मतलब उनका जो एनर्जी था वो डाउन हो रहा था। तो गांधी जी ने एक काइंड ऑफ उनको एक्सक्यूज़ मिल गया इस पर्टिकुलर मूवमेंट को वापस लेने का। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि गांधी जी ने इसीलिए इस मूवमेंट को वापस लिया हुआ, बिकॉज एक बड़े मूवमेंट को एक लंबे पिच पे सस्टेन कर पाना, लंबे पिच मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं हाई एनर्जी पे उसको कंटिन्यू कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग जो लीडर्स हैं वो तो ठीक है लगे रहेंगे, लेकिन मासेस जो हैं, जो भीड़ है, ठीक है, वो लंबे समय तक नहीं लग पाती है। खैर, गांधी जी को यहाँ पर जेल हो जाती है, और इसके बाद होता ये है, ठीक है, कांग्रेस सेशन इन बरदौली ऑफिशियली सस्पेंडेड दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग होती है बरदौली में, उसने सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये थी, ठीक है, कांग्रेस CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये एक मीटिंग थी, बरदौली में हुई थी फरवरी 1922 को। उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। अब यहाँ से होता ये है कि एक काइंड ऑफ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब है गांधी जी जेल चले गए और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। तो अब क्या करें? अब बॉयकॉट जो चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, जो चला आ रहा था, उसको कंटिन्यू करना था कि नहीं करना था? तो एक सेक्शन इसमें ऐसा था जो बोल रहा था कि इसको कंटिन्यू करो बॉयकॉट को, यानी कोई चेंज मत लाओ। उनको बोला गया नो चेंजर, ठीक है, नो चेंजर्स। और एक ऐसा था जो ये बोल रहा था कि नहीं चेंज करो, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। समझ रहे हैं आप? तो जो प्रो चेंजर्स थे उनमें कौन कौन थे? तो इन प्रो चेंजर्स ने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बना ली, उसको हम बोलते हैं स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी, या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। इन्होंने ये जो नो चेंजर्स थे, इसमें आपके थे जैसे कि सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी। ये सब का मानना था कि आप इसको क्या करिए, आप इसको मतलब गांधी जी के जेल जाने के बाद उसको हम वैसे ही कंटिन्यू रहते हैं, बॉयकॉट को कंटिन्यू रहते हैं, चुनाव कुछ नहीं लड़ेंगे, और जो बॉयकॉट कर रहे थे वो सब हम कंस्ट्रक्टिव वर्क एक तरह से करते रहेंगे। लेकिन प्रो चेंजर ने बोला कि अब चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हुआ क्या, गया सेशन हुआ कांग्रेस का गया सेशन हुआ 1923 में। वहाँ पे प्रो चेंजर्स की हार हुई।
प्रो चेंजर यानी कि इसमें थे हमारे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, ये तीन लोग, तीन नाम ध्यान रखिएगा, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान। तो वोटिंग वगैरह हुई इस वाले पर्टिकुलर, ठीक है, चीज़ पे कि भाई हमें नो चेंजर होना है या फिर प्रो चेंजर होना है। तो नो चेंजर वाले जीत गए, ज़्यादा लोग थे, प्रो चेंजर वाले कम थे। तो इन्होंने रिज़ाइन दे दिया जो अपनी प्रेसिडेंटशिप और सेक्रेटरीशिप है, किसने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, और अपनी खुद की पार्टी बना ली गया सेशन ऑफ कांग्रेस में, ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी। लेकिन ये 1907 की तरह जो सूरत सेशन हुआ था जहां पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में पार्टी बट गई थी, उस तरह का डिवीजन नहीं था, बिकॉज कांग्रेस का ये जो एक फैक्शन है ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, ये कांग्रेस के अंदर रह के ही काम करेगी, अलग से नहीं था, डिवीजन हुआ था। तो सी आर दास इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं इस पार्टी के, 1923 में पार्टी बनती है, और मोतीलाल नेहरू इसके पहले सेक्रेटरी बनते हैं। इनका मेन एम क्या था? इनका ये मेन एम था टू एंड और मेंड द काउंसिल, ठीक है, विद द गोल ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल, एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल। यानी कि एक तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, अंदर जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, ठीक है, या तो प्रोटेस्ट करेंगे अंदर जाके, ठीक है, या तो बिल्स को डिफीट करने का काम करेंगे। एंड करना है तो मेंड करना है, एंड मतलब खत्म, मेंड मतलब चेंज लाना है। और इनका एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिन्होंने किया वो ये था, पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 लेके आए थे। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके विद्रोह में हम देखें, इसके विरोध में हम देखेंगे कि आगे चल के जो भगत सिंह जी हैं वो बॉम्ब भी फेंकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है, ये चीज़ें हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल को अभी अकेले आप छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखना कि इनके एफर्ट्स की वजह से पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो डिफीट हो जाता है। तो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। देन गांधी जी 2 साल बाद जेल से छूट के आ जाते हैं और वो बेलगांव सेशन जो होता है कांग्रेस का, उसको लीड करते हैं। इनिशियली तो गांधी जी अपोज में थे स्वराज पार्टी के, जो सी आर दास, मोतीलाल नेहरू वो ये लोग कर रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज़ को कि हाँ वो कांग्रेस में रह के अपना काम कर सकते हैं। बाद में यही जो स्वराज पार्टी है बाद में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में, समझ रहे हैं आप? यानी कि जो ये पार्टी बनती है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ये खुद जाके डिवाइड हो जाती है रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में। अब इसके अंदर डेप्थ हमें नहीं जाना है क्योंकि 1925 में, 1925 में डेथ हो जाती है सी आर दास की, उसके बाद ये डिवीजन आ जाता है, ठीक है। इनमें भी 2 आइडियोलॉजीज निकल के आ जाती हैं, लेकिन उसके हमें डेप्थ में नहीं जाना है। यहाँ तक अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समराइज करता हूँ जल्दी से। किसी का यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये लोग जो है अपना कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे थे, जो नो चेंजर्स हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क जैसे आश्रम, स्कूल्स, ये सब बनाना। क्या चीज़, डिवाइड क्यों हो गई? डिवाइड इसलिए हो गई बिकॉज थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है, और ये एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी। क्योंकि हुआ क्या था, स्वराज पार्टी में एक ऐसा फैक्शन था जो ज़मींदार वाला जो इशू था उसको उठा नहीं रहे थे। ज़मींदार मोस्टली हिंदूज थे और किसान मोस्टली मुस्लिम्स थे, ठीक है, पेजेंट्स, तो मुद्दा उठा नहीं रहे थे। उसमें जो मुस्लिम सेक्शन था स्वराज पार्टी में बोल रहा था मुद्दे को उठाओ, तो हिंदू मुस्लिम लेवल पे डिवीजन हो गया था ये। नेहा मिश्रा, नो इट इज़ नॉट टू लेट फॉर प्रिपेयरिंग द सीजल। और आज मैं एक नहीं हुआ तो ऑडियो डालूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अभी क्रैक किया एंड विद वेरी गुड मार्क्स, 340 के अराउंड मार्क्स हैं उसके, ठीक है। ओके, रिपीट करता हूँ आनंद। देखो क्या हुआ था, देखो चौरी चौरा एक गांव है गोरखपुर में, वहाँ पर पुलिस वालों की डेथ हो गई 22 लोगों की। गांधी जी का ये था कि भाई हम स्वराज अटेन करना है, हमें एंड गोल लेना है, लेकिन किस तरीके से ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो तरीका होना चाहिए नॉन वायलेंस का, अहिंसा का। वायलेंस का हमें अपना पाथ नहीं चूज़ करना है। अब क्योंकि वायलेंस हो गया था यहाँ पे, तो गांधी जी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि यार मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और जो भी पनिशमेंट मुझे दिया जाएगा मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो गांधी जी को ब्रिटिशर ने बोला आ जाओ बेटा मतलब आ जाओ और हम आपको जेल दे जाते हैं, ठीक है। तो मार्च
1922 को गांधी जी को जेल हो जाती 6 साल की। वो बात अलग है कि 2 साल बाद वो हेल्थ ग्राउंड पे उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो जब ये गांधी जी जेल चले जाते हैं तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि अब क्या करें, गांधी जी चले गए। तो उसमें एक सेक्शन ऐसा था जो बोल रहा था कि यार अब जो चल रहा था उसको हटाते हैं, यानी बॉयकॉट वॉयकॉट हटाओ इसको और चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि अभी तक बॉयकॉट चल रहा था इलेक्शन का भी। इलेक्शन लड़ते हैं और जाते हैं काउंसिल में एंट्री लेते हैं, और या तो एंड या मेंड, यानी कि या तो कुछ ख़त्म ही कर डालेंगे उसको, ठीक है, प्रोटेस्ट कर करके, या तो उसमें कुछ चेंज लाएंगे। एक ऐसा सेक्शन था जो बोल रहा था कि नहीं, कोई चेंज नहीं लाना है हमें, जैसे चल रहा था ऐसे चलने दो। उनको बोला गया नो चेंज है, जैसे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम अंसारी। और जो बोल रहे थे नहीं काउंसिल में एंट्री करो, वो थे सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मेन ये लीडर्स थे जिन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। गया सेशन था कांग्रेस का, जिसमें कि गया सेशन में, अधिवेशन में, ये एक इस पर वोटिंग हुई कि प्रो चेंजर होना है, नो चेंजर होना है। तो नो चेंजर वाले पे ज़्यादा वोटिंग हुई, प्रो चेंजर वालों को हार में देखने को मिली। तो इसलिए इन लोगों ने, जो सी आर दास थे प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू से में सेक्रेटरीशिप होल्ड कर रहे थे, तो रिज़ाइन करके एक अपनी अलग से पार्टी बना ली कि हम लोग अब अलग से अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और काउंसिल में जाएंगे। इन लोगों ने चुनाव लड़े भी, 1923 में नवंबर के टाइम पे इलेक्शन हुए और 141 में 42 सीट जीत ली इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने इस बिल को डिफीट करने का भी काम किया, ठीक है। और बाद में जाके पार्टी जो ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी, फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी है, जो विद इन दी कांग्रेस ही काम कर रही थी, सूरत स्प्लिट की तरह डिवीजन नहीं था ये। इसने ये बाद में रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट की लाइंस पे डिवाइड हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास। हिंदू मुस्लिम थोड़ा हो गया था। और उसके बाद जब गांधी जी वापस आते हैं 2 साल के बाद जेल से छूटते, तो बेलगांव का सेशन लीड करते हैं जो कर्नाटका में था, विच वॉज द ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाई गांधी जी। तो गांधी जी वॉज इनिशियली इन ऑपोजिशन ऑफ स्वराज पार्टी, इनिशियली तो अपोज कर रहे थे, लेकिन बाद में सपोर्ट उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं होगा। एक बार समराइज करते हैं, देन क्वेश्चंस करेंगे। जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ी हैं चीज़ें, उसको समराइज करेंगे पहले। माइक से वॉइस फ्लक्चुएट कर रही है। मॉर्निंग पोस्ट क्या बताना है, और ये बुक वगैरह की कोई आपको किसी बुक की नीड नहीं है, ठीक है। जितना हो रहा है वो अपने आप में सफिशेंट है, ठीक है। जितना हो रहा है सफिशेंट है, और बुक वगैरह की अभी आपको एसएच नीड नहीं है। अभी जितना बैच में हो रहा है उतना करिए। बाकी रिवीजन के लिए मैं आपका कुछ प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं बिल्कुल हाईली एडवाइस करूँगा, कोई आपको बुकों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करवाइए। रिवीजन के लिए भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन बस इतना ही बोलूँगा कि कोई भी बुक वगैरह लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक, ठीक है। वो जो अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या है आपको आगे पता चल जाएंगी, और जब आपको नीड होगी उसकी तभी वो मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन बुक वगैरह भी मत लेना कोई, है ना। चलो, तो अभी आ जाते हैं यहाँ पर जो हमने आज चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हमने पढ़ी है गांधीयन एरा स्टार्ट किया है, गांधीयन एरा, ठीक है। जल्दी से रिवाइज करते हैं, जल्दी जल्दी। तो गांधीयन एरा की अगर हम बात करें तो जो 1915 से लेके 1947 का टाइम है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आज हमने 1923 तक देखा। तो गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, 1869 को, 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इनकी मदर का नाम था पुतली बाई, है ना। और जो करमचंद्र गांधी था वो इनके फादर का नाम था। ये जाते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, लॉयरशिप की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करते हैं, जैसे कि नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं, प्लस टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं। ये 1895 में इंडियन ओपिनियन जो है अखबार, वो ये रिलीज़ करते हैं, इंडियन ओपिनियन 1903 में। ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन इसके बाद ये 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं भारत में, इंडिया वापस आते हैं, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में किस किस चीज़ के अगेंस्ट लड़ते हैं, तो ये सत्याग्रह करते हैं अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कैंपेन करते हैं जो रिस्ट्रिक्शन था इंडियंस के मूवमेंट में, और इंडियन मैरिजेस को जो इलीगल डिक्लेयर किया जा रहा था उसके खिलाफ ये मूवमेंट करते हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस यानी 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटते हैं। और इनका जो सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस है वो 1916 को जब BHU का इनॉग्रेशन होता है तब होता है। लेकिन ये जब मूवमेंट में उतरते हैं तो 1917, 1918, 1918, ठीक है, बैक टू बैक 3 मूवमेंट करते हैं ये। गोपाल कृष्ण गोखले जी की एडवाइस पे 1 साल तो पहले ये किसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो 1917 में था ये चंपारण सत्याग्रह। चंपारण किसके अगेंस्ट था, ये तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध में था।
बिहार में तिनकटिया ये था कि 3/20 पार्ट ऑफ लैंड में आपको इंडिगो का कल्टीवेशन, नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर इनवाइट किसने किया था? शुक्ला जी ने, यानी राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था गांधी जी को, और इसमें सक्सेस मिला था। बिकॉज चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ था 1918 में, उसमें ये बोला गया था कि तिनकटिया अब नहीं चलेगा, तिनकटिया को रिमूव कर रहे हैं, प्लस अबवाब जो एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता था उसको भी खत्म कर दिया गया। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, ये मिल ओनर्स के खिलाफ थी अहमदाबाद, बिकॉज वेजेस में हाइक की डिमांड कर रहे थे, और हुआ भी 35% का हाइक हुआ 1918। और अनुसुईया साराभाई, ठीक है, जो अम्बालाल साराभाई की बहन थी, उन्होंने इनवाइट किया था इनको, गांधी जी को। 1918 में होता है खेड़ा सत्याग्रह, और खेड़ा था लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग। पेजेंट से कहना था कि जो लैंड रेवेन्यू उसको 1 साल के लिए माफ़ कर दिया जाए। ब्रिटिशर्स कहना था नहीं, माफ़ नहीं होगा, भरना पड़ेगा, लेकिन बाद में उसको माफ़ कर दिया गया था। तो इन तीनों की सक्सेस के बाद गांधी जब एकदम हीरो बन चुके थे। अब हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 1 भी ख़त्म हो गया, तो कैरेट और स्टिक यूज़ हुआ अभी 1919 में। कैरेट के तौर पे मिला मॉन्टैग, कैरेट क्या, ठीक है कैरेट मान सकते हैं, ठीक है, मॉन्टैग्यू जो कैलफोर्ड रिफॉर्म्स है, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या उतना भी कैरेट नहीं था, उतनी भी मीठी कैरेट थी नहीं, बिकॉज जितनी डिमांड थी वो कुछ ऐसा ज़्यादा मानी नहीं गई थी। जैसे कि इक्का दुक्का ही डिमांड मानी गई थी, जो एक्चुअल डिमांड मानी गई थी। जैसे कि सेक्रेटरी जो था, जैसे मॉन्टैग्यू सेक्रेटरी था उस समय, तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, हमें पता है 1916 में एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पर जॉइंट डिमांड रखी थी अपनी, है ना। तो उसमें यह था कि सेक्रेटरी को इंडिया से मत पे करो, ब्रिटेन से पे करो, अपनी सैलरी वहाँ से पे करो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था इसे मॉन्टेग, लेकिन बहुत सी चीज़ें थी जो एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। तो ये कैरेट उतनी मीठी नहीं थी, लेकिन जो स्टिक दी गई थी, छड़ी मारी गई थी, वो तगड़ी लेवल की थी। क्या स्टिक मारी थी? रॉलेट एक्ट, जो कि था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट। ये एक्ट आया था 1919 में। इट वॉज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915, जो कि वॉर टाइम पे लाया गया था। ये जो एक्ट था वो परमानेंट लेवल पे लाया गया था। इसको रॉलेट एक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिडनी रॉलेट ने इसको बना, एक तरह से कंपोज किया था। इसमें यह था नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा जेल मिलेगा बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए। तो यानी एक तरह से इस पर्टिकुलर ने हेबियस कॉर्पस, जो एक हमने रिट पढ़ी थी, उसको सस्पेंड कर दिया था। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? हेबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, किस लिए आपने किसी का अरेस्ट किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा। अनलॉफुल डिटेंशन नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर अनलॉफुल डिटेंशन को वैलिडेट कर दिया गया था, यानी कि जो हेबियस कॉर्पस है उसको सस्पेंड कर दिया गया था एक तरह से। गांधी जी ने इसके खिलाफ, इसको बोला ब्लैक एक्ट, यानी ये काला कानून है, और गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह इसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ, ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह हुआ। अब इस सत्याग्रह में कब हुआ? 9 अप्रैल को लॉन्च हुआ। गांधी जी ने क्या किया? सत्याग्रह सभा बनाई एक, ठीक है, ठीक है, सॉरी सत्याग्रह से बोल रहा हूँ, स्वराज्य सभा। स्वराज्य सभा क्या थी? होम रूल लीग के यंगर सेक्शन को लेके 1919 में, फरवरी 1919 में उन्होंने स्वराज्य सभा का गठन किया। सत्याग्रह जब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, एक सेकेंड, हेलो, ठीक है। तो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जाता है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट होती है। ध्यान से बस क्रोनोलॉजी बिठाते जाना माइंड में। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट होती है। अरेस्ट होने के बाद 10 अप्रैल को थोड़े प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट शांत हो जाते हैं। 13 अप्रैल का दिन आता है, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग अमृतसर में लोग इकट्ठा होते हैं बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए, प्लस उसमें कुछ प्रोटेस्टर्स भी थे। 20,000 लगभग ये लोग थे, और 20,000 में से जो जनरल E.M. डायर है उसको क्या आया, ब्रिगेडियर था उस समय, तो आया और उसने ओनली एग्जिट पॉइंट को बंद करवा के फायर के निर्देश दे दिए कि लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाओ। उसमें लगभग डेथ कितनी हुई उसमें हम डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग की डेथ, और काफ़ी लोग, लगभग 500 से ज़्यादा लोग की डेथ, और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। एंड दिस इवेंट स्टन्ड दी इंडियन कम्युनिटी। जो रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जो गांधी जी थे, उन्होंने अपने कैसरे हिंद का जो टाइटल है, जो उनको बोर वॉर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने दिया था, उसको उन्होंने वापस कर दिया। और गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। लेकिन उससे पहले एक खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता है। खिलाफत आंदोलन 1919 में लॉन्च होता है। अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपना पूरा चलाते जाएंगे पिक्चर की तरह, ठीक है। तो 1919 यानी 1919 में खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता है। इसको अली ब्रदर्स, मौलाना अली और शौकत अली लीड कर रहे होते हैं। लेकिन और कौन कौन था इसमें? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहनी वही हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का टाइटल दिया था, जो बाद में पॉपुलराइज किया था भगत सिंह जी ने,
ठीक। तो इसका लेना देना इंडिया से नहीं था, इसका लेना देना टर्की से था कि ऑटोमन जो एम्पायर है उसको डिसमेंबर कर दिया गया था, हटा दिया गया था खलीफा को, तो उसको लेके था। गांधी जी ने इस सोचा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी इससे बना के एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च हुआ था, जिसको कि नागपुर का जो कलकत्ता का स्पेशल सेशन था उसमें क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था, लेकिन एंडोर्स किया गया था 1920 के नागपुर सेशन में जो कांग्रेस का हुआ था। उसी में बोला गया कि 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाएंगे जो आगे सब कांग्रेस को लीड करेगी, प्लस प्रोविंशियल लेवल पर भी कांग्रेस की कमिटीज़ बनेंगी, और हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बल्कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल करेंगे, जिसके से जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने तो रिटायर में मतलब एक तरह से रिजाइन कर दिया था। प्लस ये ध्यान रखेंगे कि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया। मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था, और जब चल रहा था तो एक इवेंट हो जाता है 4 या फिर 5 फरवरी 1922 को, उसको हम बोलते हैं चौरी चौरा इवेंट। गोरखपुर के जो चौरी चौरा गांव होता है वहाँ पर 22 पुलिस वालों को जिंदा जला डाला जाता है, जिसकी वजह से गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। गांधी जी को मार्च 1922 को जेल भेज दिया जाता है 6 साल के लिए। 2 साल बाद वो भले वापस आ जाते हैं, और यहाँ से एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर कांग्रेस में 2 पार्ट डिवाइड हो चुके थे, प्रो चेंजर नो चेंजर। नो चेंजर बोल रहे थे जो चल रहा है वैसे चलने दो, कोई चेंज मत करो, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क करते रहो, बस आश्रम स्कूल ये सब बनाते रहो, कॉलेजेस वगैरह, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट मत करो। और वहीं पर दूसरी साइड हमारे प्रो चेंजर थे, बोले थे नहीं अब चेंज लाने की ज़रूरत है। विद एन एम ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल, उन्होंने स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया सेशन ऑफ कांग्रेस में, जहां पर वो कांग्रेस में रह के ही काम करेंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसमें मेन लीडर थे। नो चेंजर में कौन था? वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजगोपालाचारी थे, और राजेंद्र प्रसाद थे, और MA अंसारी थे। और यहाँ पर CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान। CR दास स्वराज पार्टी या फिर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के पहले प्रेसिडेंट, और मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। उसके बाद ये 19 बाद में डिवाइड हो जाती है, ये 1925 में रिस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में। गांधी जी जब बेलगांव का सेशन लीड करते हैं 1924 में, कांग्रेस का ओनली सेशन जो लीड करते हैं, तो इनिशियली तो अपोज में थे स्वराज पार्टी के, लेकिन बाद में वो सपोर्ट दिखाते हैं। क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं आपका, ये जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था कि हेबियस कॉर्पस वॉज टू बी सस्पेंडेड, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया था, हेबियस कॉर्पस was to be suspended। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहले UPSC वाले करेंगे और उसके बाद SSC वाले। SSC वाले आसान होंगे अब, ठीक है। UPSC थोड़े से टफ लगेंगे आपको बिकॉज स्टेटमेंट वाले हैं, लेकिन आपको करना है इसको भी। हाँ आंखें खोल लो भाई आंखें खोल के क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन करो। मजा आ गया सर। टू हैव द बॉडी ऑफ, यस सर, अब छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी भाई, क्वेश्चन कर लो फिर छुट्टी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इट वॉज पास्ड बाई द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म टू अपोज। चलो पहले ये तो पहले आसान करवाते हैं, नहीं तो शुरू में अगर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। पहले ये वाला क्वेश्चन करो। चलो तो कर ही लेते हैं, अब आगे भी टफ ही मिलेंगे, कर ही लो यार, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, है ना, ये मत सोचना कि पढ़ा नहीं है ये वो, थोड़ा दिमाग लगाना बस। इट वॉज पास्ड बाई द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म्ड टू अपोज द एक्ट, वाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड, द लोकल लीडर वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। इसमें पूछ रहा है कितने स्टेटमेंट सही हैं, और सॉरी सही नहीं है, आर नॉट करेक्ट। कितने स्टेटमेंट सही नहीं हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट तो आप आराम से यहां पर निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे पहला वाला है, इट वॉज पास्ड बाई द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही है भाई, पास हो गया था। भले इंडियंस ने इसका जितने भी इंडियंस थे ना, इलेक्टेड इंडियंस सब ने इस बिल के अगेंस्ट में वोट किया था, ठीक है। जिन्ना ने रिजाइन दे दिया था, अभी हमने देखा था ना, जिन्ना ने रिज़ाइन दे दिया था, मदन मोहन मालवीय ने रिज़ाइन दे दिया था, मजहरुल हक ने रिज़ाइन दे दिया था, लेकिन वो बहुत ही माइनॉरिटी में थे। वो बिल पास हो गया था तभी तो एक्ट बन गया था, ठीक है। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म टू अपोज दी एक्ट। भैया खिलाफत कमेटी का रॉलेट एक्ट से कोई लेना देना नहीं था। खिलाफत आंदोलन जो था वो इंडिया से नहीं टर्की से लेना देना था, याद है? ये गलत। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन लोकल लीडर्स को अलाउ कर देते कि तुम चालू रखो, गांधी जी से हमारा मेन दिक्कत है, तुम चालू रखो, तुमसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कहेंगे क्या ब्रिटिशर्स?
डालेंगे तो सबको जेल में डालेंगे। तो नॉट करेक्ट है 2 यहाँ पे। थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी कहीं कहीं पे लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये सवाल है तो ये काइंड ऑफ ठीक है, इसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते हो, आता है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, ये उस तरह का क्वेश्चन है। इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपलसरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इंडिया। भारत में कंपलसरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। ऐसा बिल कौन लेके आया था 1911 में? तो ये लेके आए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, हार्कट बटलर नहीं, इसके नाम पे हमारे कानपुर में यूनिवर्सिटी भी है, HBTU, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। और दादा भाई नौरोजी जी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें लिखेंगे जो जो आपको याद आ रही हैं, क्या क्या याद आ रही हैं। तिलक जी के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं। तो दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, पहले ब्रिटिश इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रस्त गुफ्तार न्यूज़पेपर निकालिए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी जिसमें इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया। प्लस स्वराज शब्द इन्होंने दिया, पहले नेशनल इनकम दी, पहले पॉवर्टी लाइन इन्होंने प्रस्तुत करी। ठीक है, प्लस इन्होंने याद करो नौरोजी फुरदौन जी और SS बंगाली के साथ मिलकर रहनुमाई मजदयान सभा का गठन किया। बाल गंगाधर तिलक, इनको हम किस नाम, इनका पेन नेम क्या है? पेन नेम बताइए, उनको उपनाम बताइए। जैसे लोकमान्य तिलक का पेन नेम है, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक का पेन नेम है, उपनाम है लोकमान्य। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग बनाई 1916 में। 1890s के टाइम पे गणपति और शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, है ना। तिलक जी ने मराठा और केसरी न्यूज़पेपर निकाले थे, मराठा इन इंग्लिश, केसरी इन मराठी लैंग्वेज। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म किसको बोलते हैं? बाल शास्त्री जाम्बेकर को बोलते हैं। और इनका क्या टाइटल है दादा भाई नौरोजी का? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द कॉल फॉर रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशंस विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन ड्यूरिंग, यानी कि ब्रिटिश सरकार के साथ सभी स्वैच्छिक संबंधों से परित्याग का आह्वान किसके दौरान किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल? क्या आंसर होगा? तो आंसर वुड बी हेयर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हम कॉपरेट नहीं करेंगे, हम आर्मी से रिज़ाइन दे देंगे, हम लॉयरशिप नहीं करेंगे, हम चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये सब था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इन इंडिया फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ गांधी जी वॉज, तो NDA में, CDS में, CSF असिस्टेंट कमांडेंट, तीनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस। तो देखो पहले अपीयरेंस तो 1901 में कांग्रेस के सेशन में हुई थी, लेकिन अब ऐसे तो गांधी जी की पहली अपीयरेंस उनकी 1869 में हुई थी, जन्म भी तो भारत में ही हुआ था, तो वो तो हम बोल नहीं सकते। यहाँ पर पूछा गया फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस, तो ये हुई थी आपकी इन द इनॉग्रेशन ऑफ BHU 1916। इसके फाउंडर बताएंगे कौन है कॉमेंट में। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट क्रोनोलॉजिकल। CDS 2022 का सवाल है, इनको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है, और ये नहीं कि ये तो CDS के सवाल हम क्यों करें। अरे भैया अहमदाबाद चंपारण पूछा गया ना अभी CGL मेंस में, तो उसमें क्रोनोलॉजी में पूछ लिया। ठीक है, तो सीरियस का क्वेश्चन हो गया। अहमदाबाद चंपारण फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा जलियांवाला हत्याकांड, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई। चंपारण सत्याग्रह 1917 जो पहला सत्याग्रह था, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये पहला हंगर स्ट्राइक था। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है जो मेंस में सवाल आया था उसमें चंपारण अहमदाबाद दोनों होना चाहिए, लेकिन वो मानेगा नहीं SSC, ऐसा मेरा बहुत हद तक मानना है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि पिछली बार ऐसे ग्रॉस और पर्सनल इनकम में वो हुआ था, लफड़ा फंसा था, अभी तक उसने माना नहीं है। जबकि इकोनॉमिस्ट तक से हम लोग लेके गए थे, IIM के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे सब, लेकिन माना नहीं है SSC। देखते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा, सत्याग्रह सभा का फाउंडेशन हुआ सत्याग्रह सभा का तो कब हुआ था? फरवरी 1919 में हुआ था, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ नो चेंजर? अब ऐसे क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूँ आपको, ठीक है, मैंने भी ये मार खाई है जब मैंने एक बार पेपर दिया था कि उसमें नॉट नहीं देखा था मैंने, और बड़ा रिग्रेट होता है उसमें। अभी आप CGL मेंस का पेपर उठा के देखिए, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे नॉट वाले। तो ये चीज़ भी मैंने सिखाई थी पहले जो मेंस की क्लासेस ली थी कि भी नॉट देखना है, नॉट देखना है, नहीं बड़ा रिग्रेट होगा एग्जाम दे के आओगे तो। MA अंसारी, विट्ठल भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कस्तूरी रंजन अय्यर, रंगा अय्यर। तो अंसारी जी तो नो चेंजर थे, क्यों भैया? ये तो नो चेंजर थे। पटेल साहब, एक सेकंड रुक जाओ, पटेल साहब तो नो चेंजर थे, लेकिन वो वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल नहीं। तो ये हो जाएंगे नॉट बिलोंग टू नो चेंजर। ये हमने पढ़ा था C राजगोपालाचारी, ये भी नो चेंजर थे, और अयंगर भी नो चेंजर है। वल्लभ भाई पटेल थे, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर बी मार्क कर रखा है, लेकिन भाई वो वल्लभ भाई पटेल थे, नो चेंजर। ये विट्ठल भाई पटेल है। ठीक है, और कौन आएगा? ये यानी ये प्रो चेंजर हुए। और कौन आए प्रो चेंजर में? CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वेमेन लेबर लीडर हु ऑर्गेनाइज वर्कर्स इन दी स्ट्राइक्स इन दी 1920s। तो इसमें कौन सी वेमेन वेमेन लेबर लीडर नहीं थी जिन्होंने वर्कर को ऑर्गेनाइज किया था? तो भाई अनुसुईया बहन तो थी, वो याद करो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, तो ये तो थी। प्रभावती देवी देवी की अगर बात करें तो ये जयप्रकाश नारायण की वाइफ थी, ये भी थी, ठीक है। सरला देवी चौधरानी नहीं होंगी, इनके बारे में हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा था कि इन्होंने भारत स्त्री महामंडल का गठन किया था, याद है आपको? महामंडल का 1910 के टाइम पे, ठीक है, इन्होंने गठन किया, तो ये तो नहीं होंगे। अच्छा ये बताओ, स्त्री पुरुष तुलना ये किसने लिखी थी किताब? विच द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसमें ये क्या पार्ट नहीं था? अगेन सीरियस 2024 का सवाल है, जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है, ये वो रोना धोना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर अभी वो आप टफनेस लेके नहीं आओगे तो एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम दे के निकलोगे ना, तो फिर लगेगा ये आ गया वो आ गया, हमें तो पढ़ाया नहीं गया था, ये रोने पीटने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। अभी जितना आप मेंटल टफनेस बना लोगे, जितने टफ क्वेश्चन कर लोगे, उतने ही जो आसान क्वेश्चन है वो बेहद आसान लगेंगे आपको, ठीक है। उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। तो जैसे ये सवाल आ गया, तो यहीं से ही आपका धीरे धीरे वो चीज़ बिल्डअप होती है। अब जैसे नेटो की बात करूँ तो एक दिन में अगर आप सीखना चाहोगे तो नहीं वो चीज़ होगी, ठीक है, कि आप गेसिंग पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करते जाओ कि भाई सारे क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम में आने से रहे, ठीक है। चाहे वो यूपीएससी में बैठ जाओ, चाहे वही सेम हाल एसएससी का भी है। अब यूपीएससी में है क्या, वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पूछता है, एसएससी फैक्चुअल पूछता है, लेकिन हैं तो दोनों में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं, मतलब पढ़े हुए नहीं होंगे, तो फिर आप कैसे बनाएंगे उनको? तो थोड़ा सा गेसिंग पावर लेना होगा, ठीक है। मैं ऑडियो भी डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे, आपने देखा होगा, और इस चीज़ को आपने फील किया होगा, फील कराऊंगा भी मैं, ठीक है, कि लोगों ने अटेम्प्ट ज़्यादा लिए हैं, अंधा तुक्का नहीं, लेकिन अटेम्प्ट आपको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जो आपको लगता है मेरे 100% सही होंगे, वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के आने के बाद। ये मैंने ढेरों स्टूडेंट से सुना है। अभी पिछली बार भी जैसे मैंने बताया था, ऑल इंडिया रैंक 6 है ना, उस बंदे ने भी सेम बात बोली। मैंने ऑडियो भी डाले थे, आपने सुने होंगे, ठीक है, वो भी आपने सुने होंगे, तो उसमें भी वही सेम चीज़ बोली कि आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो जो आप क्वेश्चन को लग रहा है कि ये पक्का सही होंगे, वो कई बार गलत हो जाते हैं हमारे, और जो हम पंट लेते हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक है। पंट अंधा पंट नहीं, लेकिन यहीं से आपको धीरे 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 चीज़ बिल्ड अप होना शुरू होती है। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम। तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड मोहल्ला लेवल, यस, तभी वहाँ पर लोकल लेवल पे सब आश्रम वगैरह सेटअप किए जा रहे थे। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट एफिलेटेड स्कूल एंड कॉलेजेस, उनका बॉयकॉट करना था बिल्कुल, तभी ये काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब सेटअप हुए थे, है ना, जामिया मिलिया अलीगढ़ में। सरेंडर ऑफ टाइटल एंड ऑनर देना है, जो भी ये गिव अप कर देना है, जो कि किया भी था। गांधी जी ने कैसर हिंद का टाइटल दिया था, है ना, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी। टेकिंग कंट्रोल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था मशीनरी को नियंत्रण में लेना। ऐसा नहीं था, नियंत्रण में आप कब लोगे, जब वॉयलेंस करोगे। गांधी जी वॉयलेंस के खिलाफ थे, तो ये तो एकदम एक्सट्रीम आपको साउंड करेगा। इन चारों में अगर आप पढ़ोगे तो सी वाला एक्सट्रीम थोड़ा सा साउंड करेगा कि भाई कंट्रोल ले लेना लॉ एंड ऑर्डर का, अपने हाथ में ले लेना, ठीक है। ओ सॉरी, क्या चीज़ नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन करो, 9th वाला। जामिया मिलिया बिल्कुल है दिल्ली में, लेकिन ये जो जामिया मैं बात कर रहा हूँ, जामिया मिलिया, ये अलीगढ़ में सेटअप हुआ था ये, ठीक है, ये अलीगढ़ वाला जामिया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा ऑन अ वाइड स्केल अमंग दी पीपल वॉज डिसाइडेड बाई, तो चरखा वाइड लेवल पे लोगों को देने, ये किस में डिसाइड किया गया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, भैया कांग्रेस वर्किंग कमेटी 1919 में तो बनी ही नहीं थी, 1920 में नागपुर का सेशन हुआ था, वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनेगी। ये तो वैसे ही हटा सकते हो आप। महात्मा गांधी एट द स्टार्ट ऑफ डांडी मार्च, वैसे अभी इनमें पढ़ा नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1921, तो पहला वाला ऐसे एलिमिनेट हो गया बिकॉज कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर की तब तक तो बनी भी नहीं थी, ठीक है। 1947 में चरखा और का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे। 10th, गांधी जी इज फर्स्ट ग्रेट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वॉज एट, तो पहला ग्रेट एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का कहाँ पे था? अब देख लो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका, CSF AC का क्वेश्चन है ये, चंपारण। ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, ये पहला आपका नॉन कॉपरेशन था, ठीक है। तो पहला ग्रेट एक्सपेरिमेंट इन सत्याग्रह वॉज इन चंपारण, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पहला सत्याग्रह पूछा भी है CGL मेंस में, वो पता नहीं अहमदाबाद मान लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को भी, इस क्वेश्चन को भी कोट किया जा सकता है बिकॉज ये एग्ज़ाम UPSC लेता है। NDA 2024 का सवाल है, यहाँ पे फिर से आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ठीक है।
तो लॉन्च ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च होता है? 1920 में। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस दिल्ली में कब होती है? नवंबर 1919 में। पासिंग ऑफ रॉलेट एक्ट पास होता है, लेकिन ये तो खिलाफत से पहले ही होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अप्रैल 1919 में होता है, अप्रैल 1919 में होता है। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल भी अगर हम देखें तो रॉलेट एक्ट ही है। अगर आपको याद हो, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो फिर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट हुई थी, और तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि फॉर श्योर रॉलेट एक्ट पहले आया होगा। ये तो सिंपल लॉजिक है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल लॉजिक उससे पहले आया होगा। और ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस तो नवंबर में आई है, यानी ये सब 1919 में ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, लेकिन सबसे आखिर में कौन हुआ? ये वाला। सबसे पहले कौन हुआ? ये वाला। और बीच में कौन होगा? ये वाला। और वो 1920 में हुआ है नॉन कॉपरेशन। तो 3 4 2 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सक्सेसफुल चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस, तो इनमें से क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं था जो सक्सेसफुल चंपारण सत्याग्रह हुआ था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस, यानी कि इनमें से कौन चंपारण सत्याग्रह का परिणाम नहीं था? सर एक वीडियो 2025 एसएससी सीजीएल स्ट्रैटेजी के लिए भी बना दो, हाई मार्क्स देखकर डिमोटिवेशन हो रहा है। अथर्व सिंह बिल्कुल बनाएंगे, इसीलिए हम ऑडियो भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ, सो दैट आपको पता लगे कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, जो हाई मार्क्स ला रहे हैं, जो लो मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। सर इन क्वेश्चन 9 वी कैन सॉल्व वाया निट्टो 2 इन ऑप्शन बी एंड डी। ओके, कैसे? बी एंड डी। अच्छा हाँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यस 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 आनंद, ये होता है पकड़ने वाली बात, ठीक है। सेम क्वेश्चन था भैया, सेम 20 वाली में, 18 वाली में, 20 वाली में ही था शायद, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो उसमें आप देखना 18 या 20 वाली में एक ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें दो ऑप्शन ऐसे सिमिलर थे। पढ़ा चुका था मैं, लेकिन फिर भी वो रोना पीटना है ही है कि लगा नहीं लगा नहीं लगा नहीं, रोते पीटते रहो। जिसको जो समझ गया वो लगा के आगे बढ़ गया, हाई मार्क्स आ गए उसके, ठीक है। लक का फैक्टर होता है, लेकिन अगर आपको लक के फैक्टर में भी जीतना है तो एज तो लेना पड़ेगा, ठीक है, गेस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बी और डी यहाँ पर सिमिलर हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात हो रही है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बात हो रही है। वो 1921 में था कि 1947? तो ऐसे गेस कर सकते हो कि भाई चरखा वगैरह हम एक तरह से बॉयकॉट कब कर रहे थे? एक तो बॉयकॉट तब हुआ था जब ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था, और एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। तो उससे आप इससे 50% को भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। अच्छा इसमें भी निट्टो लगा दिए, वाह वाह मेरे शेर। अच्छा यहाँ पे 3 3 को तुम कॉमन ले लिया होगे, इसको हटा दिया गया, हटा दिया होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 1 1 भी कॉमन है, 4 होगा कि 2 होगा, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद तो आप कर ही सकते थे, लेकिन ठीक है इसमें भी आपने 50% तो निट्टो लगी रही थी, खैर। तो शराब देसी रेंट वॉज रिड्यूस बाई 26%, दी अबवाब वर डिक्लेयर्ड इलीगल, अबवाब हटा दिए गए थे, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठेकेदारी सिस्टम वॉज अलाउड टू कंटिन्यू एज इट वॉज, नो इट वॉजेंट अलाउड। और द तवान अ फाइन ऑन पेजेंट्स वॉज अबॉलिश्ड, तो पेजेंट किसानों पे जो फाइन लगता था उसको अबॉलिश कर दिया गया था, अबवाब को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। और शराब देसी रेंट जो है उसको रिड्यूस करके 26 रिड्यूस कर दिया गया था बाई 26%, ठीक है, ना कि 26%। तो ये ध्यान रखना, जो आगे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी वालों को याद करने की ज़रूरत नहीं है शराब देसी, ठेकेदारी, तवान वगैरह, ठीक है। जो यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है इसको। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन एसएससी के करते हैं। उज्ज्वल यार यूट्यूब पे सर्च कर लो ड्राई आइज का क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्योर करें, डॉक्टर नहीं हूँ मैं, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं ड्राई आइज के लिए। तो वही है कि जैसे आप ब्लिंक करना है आपको, ठीक है। जैसे काफ़ी देर आप स्क्रीन टाइम देते हो तो थोड़ा दूर देख के ब्लिंक करो आँखों को, ठीक है। ब्लिंक कर लो, थोड़ा सा पानी के छींटे डाल लो, ये होता है। आँखों को घुमा लो, है ना, जैसे बताते नहीं कि 8 शेप बनाओ, एस बनाओ, है ना, आँखों को बंद करके जो आपका पुतलियाँ होती हैं उससे। रिस्पॉन्सिविस्ट नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट में कौन थे? तो रिस्पॉन्सिविस्ट में थे जैसे आपके लाला लाजपत राय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, केलका जी हो गए, तो ये सब थे, ठीक है, जो आपके रिस्पॉन्सिविस्ट में थे। चलो तो वल्लभ भाई पटेल एंड डैश हेल्प्ड गांधी इन खेड़ा, तो खेड़ा में गांधी जी को किसने हेल्प किया? वल्लभ भाई पटेल और किसने? तो ये इंदुलाल याग्निक ने हेल्प किया, ध्यान रखना। ये कौन थे? ये वही थे, अगर आपको याद हो तो मैडम भीखा जी कामा बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने फॉरेन सॉइल पे इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया, भारतीय झंडे को फहराया, स्टटगार्ट जर्मनी में। उस झंडे को भारत वापस लेके इंदुलाल याग्निक किया था, मैंने आपको बताया भी था। हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइंड अ कैंपेन दैट केम टू बी नोन एज रॉलेट सत्याग्रह, किसने कैंपेन डिज़ाइन किया था जिसको कि रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है?
बहुत आसान है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड द ब्रिटिश इंडिया टू नो द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को जानने के लिए 1 साल जो है गांधी जी ने यहाँ पर गुजारे, ठीक है। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में नहीं, इंडिया में, ऐसा बोला गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड इन 1919 में कौन सा इवेंट हुआ था? रिन्यूअल ऑफ चार्टर एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वॉज पास्ड, सत्याग्रह अगेंस्ट डॉलर एक्ट। बहुत आसान है। इन विच ईयर वॉज द मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न, यानी जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1869 में, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, है ना। इतना तो पता है ना सभी को कि 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया गया है, गांधी जी जयंती, है ना। और नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस मनाते हैं 2 अक्टूबर को ही। और ये नेशनल नॉन वायलेंस डे नहीं बल्कि इंटरनेशनल है, यानी कि यूएन ने इसको डिक्लेयर कर रखा है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ के फाउंडर कौन थे? ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे। 1932 में अभी हम पहुँचे नहीं हैं, लेकिन गांधी जी इसके फाउंडर थे। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर लेड द बरदौली सत्याग्रह। तो बरदौली सत्याग्रह किसने लीड किया था? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल जी ने लीड किया था इसको। फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज इंस्पायर्ड बाई हुज आइडिया ऑन नॉन वायलेंस। तो किससे इंस्पायर्ड थे अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो ये गांधी जी से इंस्पायर्ड थे, ऑप्शन नंबर ए। प्राइमरली अंडर हुज परसुएशन डिड महात्मा गांधी विजिट चंपारण। तो गांधी जी ने किसके परसुएशन में चंपारण विजिट किया था? आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था गांधी जी को। हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न हिज और हर मेडल ऑफ कैसरे हिंद इन 1920। 1920 में कैसरे हिंद का टाइटल वापस किसने कर दिया था? तो ये वापस कर दिया था महात्मा गांधी ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था? तो इन्होंने जो अपना नाइटहुड है वो वापस कर दिया था। 23 इन 1895 महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर इंडियंस हैज एस्टैब्लिश्ड डैश टू फाइट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो किसके साथ 1895 में अलॉन्ग विद अदर इंडियंस, ठीक है, किस चीज़ की स्थापना करी थी 1895 में? देव समाज तो भाई शिव नारायण अग्निहोत्री ने बनाया था। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने पढ़ा था हमने, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। वेद समाज किसने बनाया था? जो वेद समाज है ये किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो नेटल इंडियन कांग्रेस होगी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो वेद समाज अगर आपको याद हो, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं, याद है आपको? ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया, इसको बनाया था श्रीनिवास शास्त्री, सॉरी श्रीधरलू नायडू ने, श्रीनिवास शास्त्री बोल रहा हूँ, श्रीधरलू नायडू और जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने बनाया था वेद समाज, इसको ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। श्रीनिवास शास्त्री की अगर बात करें तो जो अभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बता रहा था मैं आपको 1905 में, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी, तो उसके बाद में उसको गोखले जी डेथ के बाद उसको लीड किया था श्रीनिवास शास्त्री ने, ये ध्यान रखना। 1918 में गांधी जी सक्सेसफुली लेड अ स्ट्राइक ऑफ। तो 1918 में 2 चीज़ें हुई थी। क्या हुआ था? तो एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी और एक खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इन विच इंडियन मूवमेंट वर द इशूज फेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स फर्स्ट ब्रॉट टू लाइट इन 1917। तो भाई इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, एक तो हम 1859 में पढ़ते हैं, इंडिगो जो इंडिगो ये होता है हमारा, ठीक है, रिवोल्ट होता है। और एक ये होता है जो चंपारण सत्याग्रह, ये भी इंडिगो यानी कि नील की खेती से ही संबंधित था। किसने इन्वाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने। किसके विरुद्ध था? तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध था। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922 आफ्टर विच इंसिडेंट। तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था किस इंसिडेंट की वजह से? बॉम्ब ब्लास्ट इन सीएलए। तो भाई ये नहीं, ये तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी करते हैं, आगे देखेंगे। 1929 की बात है, 1922 की नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये 1929 में होता है। और काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925 में होती है। सब आगे पढ़ेंगे बिकॉज अभी हम 1923 तक ही पहुँचे। चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पेजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन, जो पाटीदार कम्युनिटी थी मेनली, दे ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। तो खेड़ा 1918 खेड़ा सत्याग्रह किस लिए हुआ था? क्योंकि लो लेबर रेट थे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, हाई लैंड रेवेन्यू, फिर लो प्राइस फॉर क्रॉप्स। तो हाई लैंड रेवेन्यू वसूल रहे थे, तो इन्होंने बोला था कि क्योंकि उपज अच्छी हुई नहीं है, ड्रॉट आ गया, अकाल आ गया, तो इसको लैंड रेवेन्यू को सस्पेंड किया जाए। जीएम एंटरप्राइजेज आपका जो सिम है वो एयरटेल का है क्या? एक बार कंफर्म करना।
कर पाऊँगा प्लीज़ रिप्लाई बेसिक विशाल जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप सिलेबस फिनिश कर पाओ कि नहीं कर पाओगे, बिकॉज मेरे साइड से तो मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक ऑफ मार्च को मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कर पाओगे। नहीं, थोड़ा सा आपको फास्ट करने की ज़रूरत होगी। अगर जो लोग का बैकलॉग चल रहा है, जो लोग को लग रहा है कि यार बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो मैं सारी चीज़ें नहीं होगा, तो मैं अभी एक स्ट्रैटेजी वीडियो डालूंगा आज या कल में, उसमें सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है। सारी चीज़ें कि कैसे क्या करना है। वेन वॉज दी चंपारण एग्रेरियन एक्ट, तो कब पास हुआ था चंपारण एग्रेरियन एक्ट? 1918 में पास हुआ था, 1918, जिसके तहत तिनकठिया को अबॉलिश किया गया था, और ये जो अबवाब है एक्स्ट्रा टैक्स, उसको भी सस्पेंड किया गया था। गांधी जी की कितनी एज थी 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे? तो यार खुद सोचो, 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, तो 1915 में एक तो 70 मान लो, ये तो 30, 45 और एक 46, 46, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड दैट बी द चेंज यू विश टू सी दी इन दी वर्ल्ड? तो किसने कहा था कि खुद वह बदलाव बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, सिर्फ ज्ञान मत देते रहें कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, है ना, खुद वो चेंज बने। तो ये बोला था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 1919 टुक प्लेस एट, तो कहाँ पर हुई थी ये जो खिलाफत कॉन्फ्रेंस है? तो ये दिल्ली में हुई थी, अगर आपको याद हो, नवंबर 1919 में, है ना। और गांधी जी इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे, जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनी थी उसके। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड एज एन आफ्टर इफेक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर? निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद के प्रभाव के रूप में घटी थी? बताना है आपको। ज्योग्राफी पॉलिटी पूरा बाकी है, कैसे करें, और हर्षिता जी आपको बताएंगे हम, है ना। पॉलिटी, ज्योग्राफी पॉलिटी बाकी है, जब वीडियो आएगा ना तो उसमें डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा कि आपका बाकी तो वो करना तो आपने ही पड़ेगा, लेकिन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, कैसे करना है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, है ना। क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। नो वॉइस, क्या भाई, वॉइस आ तो रही है। हंगर स्ट्राइक टू सेटल डाउन डिस्प्यूट, तो हंटर कमीशन को अपॉइंट किया गया था, जिसमें 3 इंडियन थे, मैंने आपको बताया था। चरखा, खादी, पॉपुलराइज, ये सब कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट? तो खिलाफत मूवमेंट के लीडर कौन थे? अली ब्रदर्स थे, मौलाना अली और शौकत अली, ठीक है। लेकिन उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, हसरत मोहानी भी थे, तो क्योंकि अली ब्रदर्स तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ज्योतिबा फूले ने कौन सा मूवमेंट चलाया था? हमको बताना जल्दी से कमेंट में, कौन सा चलाया था मूवमेंट और कौन सी किताबें लिखी थी। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड सत्याग्रह इन इंडिया? तो नेशन वाइड सत्याग्रह कब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो नेशन वाइड, ध्यान रखना, रॉलेट सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह चंपारण था, लेकिन नेशन वाइड सत्याग्रह, वो तो चंपारण तो मैंने बताया था ना, लोकल लेवल पे था बिहार में, लेकिन नेशन वाइड की अगर बात आएगी तो 1919 का ये था। क्लियर रहती है। यहाँ पे जो समाज बनाया उन्होंने, सत्य शोधक समाज, ट्रूथ होल्डर सोसाइटी, ट्रूथ होल्डर सोसाइटी या सत्य शोधक समाज, 1873 1873 में बनाया इसको। और गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म इन्होंने लिखा था, मराठी लैंग्वेज में गुलामगिरी, ठीक है, सार्वजनिक सत्य धर्म। अगला है सवाल ये है, वुमेन द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर स्लोइंग डाउन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इनमें से कौन सा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो पेस है, जो रफ्तार है, उसको स्लो डाउन किया था? ये देख सकते हैं, ये आपका नोट से इनफ है। अगर सोलूप जी, अगर आप इससे लिए कर रहे हैं और आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी एग्ज़ाम्स, हर एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। चलो, तो मतलब क्या रीज़न है? तो यूपीएससी का क्वेश्चन ही एसएससी का ही क्वेश्चन है, और वो भी एमटीएस का क्वेश्चन है, और भी 2022 का। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज अ प्रॉब्लम? यस, ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन थे नहीं, कि अगर ये नहीं हम सबका बॉयकॉट कर देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ पर? लीडर्स ऑफ द मूवमेंट शिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड डोमेस्टिक वर्क, दस क्रिएटेड अ वॉइड। ना ना ना, लीडर्स ऑफ द मूवमेंट शिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कामों में अपना वो फोकस शिफ्ट नहीं किया था, आश्रम, स्कूल, ये सब बनाना वो कर रहे थे लगातार। मैनी लॉयर रिजाइन बट देन एब्सेंस ऑफ इनकम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपेल देम टू रीजॉइन, ऐसा नहीं है। क्यों स्लो डाउन हुआ? स्लो डाउन का कारण कहीं ना कहीं मासेस से लिंक्ड होता है, जनता से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो सॉरी, जनता से लिंक्ड होता है, ओके ठीक है। तो लीडर्स ऑफ दी, ठीक है, तो ये आपका लिंक नहीं है, ठीक है। लॉयर्स ने बिल्कुल रिज़ाइन किया था, तो हमने पढ़ा ही था ना कि जो लॉयर्स उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया था, जिसकी वजह से, ठीक है, उनका इनकम वगैरह का सोर्स रुक गया था। खादी क्लॉथ वॉज ऑफन मोर एक्सपेंसिव, खादी बहुत एक्सपेंसिव होता है। आज भी हम देखें, हम बोलते हैं खादी का बैग लो, ये लो, वो लो, लेकिन लोग लेते नहीं, लोग पॉलीथीन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि पॉलीथीन बहुत सस्ती पड़ती है और खादी वगैरह बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो विच न्यूज़ पेपर वॉज फाउंडेड बाई गांधी जी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? तो यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, या फिर स्वराज?
या नवजीवन? तो इंडियन ओपिनियन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका की बात हो रही है 1903। सर पेन की थिकनेस हाई करो भाई, कितनी हाई हो करें थिकनेस। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग महात्मा गांधी अबाउट द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ द खिलाफत? हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स हु वाज इंस्ट्रूमेंटल इन कन्विंसिंग? ब्रह्मदेव, शाल भोग, तिरुन तिरुन मट्टुकन्नी या फिर वेल्लन वगई? ये क्या लिखा हुआ है भाई इसमें? ऑप्शन कैसे हैं ये तो यार लैंड डोनेशन है विलन वगई जो। ठीक है, ब्रह्मदेव हमने पढ़ा था, लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स, लैंड डोनेटेड टू जो स्कूल्स हैं चोला के टाइम पे। ऑप्शंस इसके यार थोड़े मिसमैच कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं हैं, ऑप्शंस तो ये चोला वाले से हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े थे लैंड डोनेशंस, तो ब्रह्मदेव है लैंड डोनेटेड टू ब्राह्मण्स। ठीक है, और शालभोग लैंड डोनेटेड टू स्कूल्स, देवदान होती थी लैंड डोनेटेड टू टेम्पल्स। विलन वगैरह क्या होता था, जल्दी से बताओ, विलन वगैरह क्या होता था? लैंड डोनेटेड टू नॉन ब्राह्मण्स, जो नॉन ब्राह्मण्स थे। ठीक है, और लैंड डोनेटेड जैन्स क्या होता था? पल्ली छंदम होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड मोन्टागी कल फॉर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस डायरकी? तो ये कौन सा था? ये आपका 1919 का था। सिंपल, डायरकी लाया था प्रोविंसेस में, यानी कि जिसने कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट, सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द डायरकी? आराम से कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? विच कमेटी फॉर्म्ड अमंग द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919? तो कौन सी कमेटी बनी थी मार्च 1999 में बॉम्बे में? हंटर कमेटी, खिलाफत कमेटी, सर्जन कमेटी, फिर सपरू कमेटी? तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत कमेटी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917? कर लेंगे, 1917 चंपारण होगा। कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द यूपी इन फेब्रवरी? बिकॉज तब तो उत्तर प्रदेश नहीं यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, कमेंट कहाँ गया भैया? चलो, तो आंसर क्या होगा? चौरी चौरा। 1922 में चौरी चौरा हुआ था, और चौरी चौरा में देखा था गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक गांव है। ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज वी डी सावरकर सेंट टू अंडमान जेल बाई द ब्रिटिशर्स? तो ब्रिटिशर्स ने किस साल वी डी सावरकर को जेल भेजा था, अंडमान जेल? 1911 में। क्यों भेजा था? रिगार्डिंग नासिक कंस्पिरेसी केस जो हुआ था। इसमें अगर आपको याद हो, AMT जैक्सन जो मजिस्ट्रेट था नासिक का, उसके खिलाफ जो है उसको फायर किया गया था। तो AMT जैक्सन, ठीक है, जो नासिक का मजिस्ट्रेट था, तो उसी को रिलेटेड केस था, नासिक कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको लेके वी डी सावरकर को जेल भेजा गया था। वी डी सावरकर ने अपने भाई के साथ मिलकर 1899 में 1899 में क्या बनाया था, जिसको मर्ज कर दिया गया था 1904 में किसके साथ? तो 1899 में बनाया था उन्होंने मित्र मेला, वी डी सावरकर और जी डी सावरकर ने मिल के, और 1904 में जो अभिनव भारत सोसाइटी बनाई थी उसके साथ मर्ज कर दिया था, अभिनव भारत सोसाइटी के साथ। 47, द NCM वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तो NCM को वापस ले लिया गया था, क्यों? 41 को देखो सर, क्या हो गया 41 में? सर इसमें किसमें डाउट है भैया? अब इसमें क्या दिक्कत है? फॉलोइंग इंट्रोड्यूस स्टार्ट की, इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 में सी तो होगा कि सब अब करवाने ही पड़ेंगे, क्यों? चलो, और इसमें विच कमेटी अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंड इन बॉम्बे? तो आपकी खिलाफत कमेटी होगी। ठीक है, सपरू सर्जेंट कमेटी ये नहीं थी आपकी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिलेटेड टू द गांधी जी सत्याग्रह? ये सब आप कर सकते हो यार, ये तो चंपारण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये होगा आपका चौरी चौरा इवेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था? 1914 में, 1914 में, जहाँ पर कोमागाटा मारू एक जापानीज शिप का नाम है, जो हांगकांग से सेल किया था, कहाँ पर? वैंकूवर कनाडा। देन वापस आया था ये जो क्या है, बजबज कोमागाटा मारू है ना, जो मैंने फ़ोटो भी शेयर करी थी आपके साथ।
टेलीग्राम पे। तो वहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी चौरी चौरा 1925 में हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कल के लेक्चर में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिग्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल के लिए। तो ये था आपका रॉलेट एक्ट 1919। अगला क्वेश्चन। सर टाइटल्स वॉर्स एंड इम्पॉर्टेंट डेज प्लीज सर। करवाएंगे चीकू कुमार जी, एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए हिस्ट्री को, उसके बाद ये भी कर सकते हैं। 50th विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑप्शन रिलेटेड टू दी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाई महात्मा गांधी। तो लास्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। तो कौन सा इसमें ऑप्शन रिलेटेड नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से? बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चरखा किया गया था, याद करो 1921। साइनिंग द रेजोल्यूशन एट लाहौर फॉर पूर्ण स्वराज, ये नहीं होगा बिकॉज वो 1929 में हुआ था। ठीक है, चलो। तो अब आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, है ना। 1269 क्वेश्चन है। तो PDF तो आपको मिल ही जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे खुद से क्वेश्चंस को। बाकी जिन लोगों को बैच वगैरह ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी और लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। ऑलराइट, कंप्यूटर इंग्लिश सब इसी के अंदर मिलेगा। एंड दिल्ली पुलिस के लिए कुछ, दिल्ली पुलिस के लिए भी मैं लेके आऊँगा आपको। ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए भी आपका एक वीडियो आएगा और उसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस के लिए, बिकॉज अभी टाइम है ना। सर हंटर, हंटर नहीं होगा भैया, कहाँ पे? एक सेकंड रुको, 41 वाला ही पूछ रहे हो क्या? खिलाफत कमेटी होगा वो। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, ठीक है, नवंबर 1919 में। कमेटी तो वही यहीं पे बनी थी ना, खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी आंसर होगा इसका। हंटर कमीशन था भैया, वो कहाँ, क्या ये दे रहे हो, मतलब गधा ही हो गया एकदम है। अप्रैल 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके पहले ही हंटर कमीशन बिठा दोगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बैठा था ना। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। सर मिलते हैं कल। नहीं है, कोई नया बैच नहीं आने वाला है पीयूष अब। ठीक है, यही है जो है, नया बैच नहीं होगा। सर ये जो ऑडियो आपने टेलीग्राम पे दी है स्टूडेंट की, वो आपसे कैसे बता करते, उनके पास आपका नंबर है क्या? अगर मेरे नंबर 2025, भाई मैं कॉल करता हूँ राहुल फिटनेस जी, मैं उनको खुद कॉल करता हूँ। ठीक है, उनका कॉल नहीं आता, मैं खुद कॉल कर करके पूछ रहा हूँ उनसे, और इसीलिए पूछ रहा हूँ सो दैट आपको पता लगे भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। है ना, ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो लोग बैच में हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को। जो पब्लिक टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सारे ऑडियो वगैरह जो है आपको मिलते रहेंगे, अभी और भी आएंगे आपको। ठीक है, चलो। PYQ सीरीज़ भी होगी आगे चल के, उस समय GK स्ट्रैटेजी वीडियो वाले में बताऊँगा आपको, है ना, आगे आएगी। NTPC PYQ कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू होगी फरवरी से, गांधी जी, है ना। थैंक यू, थैंक यू।